अच्छा चलो जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो चैप्टर 3A खोल लीजिए ऑनलाइन जनता, और आप लोग भी खोल लीजिए चैप्टर 3A। मैंने आपको कुछ जजमेंट्स भेजी हैं, छोटी छोटी जजमेंट है हाई कोर्ट की, जैसे हमने कल एक पढ़ी थी वैसे आपने इसके बाद वो पढ़नी है, ठीक है। और ज़रूरी पढ़नी है। एक क्लासिक है उसके अंदर, बट एज सच, सॉरी जुकाम लग गया हमें फाइनली। तो एक क्लासिक जजमेंट है, बट एज सच उस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाउ एवर यू विल हैव टू सप्लीमेंट दिस विद दैट रीडिंग, ठीक है। जजमेंट पढ़नी ही पढ़नी है, इनफैक्ट जजमेंट पढ़ने की आदत डाल लेनी है। अब मुझे बताइए 25 वाले कौन कौन से हैं दोबारा जो अभी बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5 आपके पास तकरीबन अब अगले ट्यूसडे है क्लास। अब आप क्या करेंगे इस अगले ट्यूसडे तक? पहले तो आप मुझे वो बताइए, बोलिए क्या क्या करेंगे। भाई साहब ऐसा है, जैसे आप हैं, आपने ज्वाइन नहीं करा था बैच, आप पहले वाले ऑनलाइन लेक्चर्स कंप्लीट आउट करेंगे, कॉन्स्टी एनआई जो भी, एक सब्जेक्ट यही मौका है, छोड़ना मत। टाइम निकल जाएगा, आगे कोई टाइम नहीं है। जो मेजर सब्जेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल अब जब सीपीसी शुरुआत हो जाएगी, फिर उसके 1.25 महीने बाद ही ये थोड़ा सा ब्रीदर मिलेगा, तब तक। और वो है भारी, ये था नुन्ना मुन्ना बच्चा है इसके, तो अपना सब्जेक्ट पूरा कर लेना। बाकी लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात, आप प्रीलिम्स की किताब उठाएंगे, जो जो सब्जेक्ट आपको आते हैं, इनेटली आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्स्टी आती है, आईपीसी पता ही है मोस्टली, एफरे की पनिशमेंट क्या है, ऐसे सवाल सारे के सारे आप कंप्लीट आउट करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट को वापस जिंदा करेंगे। कौन से सब्जेक्ट को? टीपीए, कॉन्स्टी, एनआई, डीआरसी, इनको आप जिंदा रखेंगे। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये टाइम परफेक्ट लिटिल ब्रीदर है। इसके बाद जो ब्रीदर आएगा वो सीपीसी के बाद आएगा। सीपीसी लगेगा मतलब लग जाएंगे 40-45 दिन लगेंगे, आराम से लगेंगे। बहुत मोटा सब्जेक्ट है, आसान नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान इस टाइम में प्रिपेयर कर लूँ, ताकि आपका टाइम बचा दूँ मैं। क्योंकि अगर वो यहाँ पे शुरू हुए तो मर जाएंगे उस सब्जेक्ट में। वो बहुत मतलब सिविल लॉ पूरा वही है, नेट। अब जो आज जो हम कर रहे हैं, इनफैक्ट ये खत्म होगा और जब हम ऑर्डर 37 करेंगे। मैं ऑर्डर 37 अभी छेड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने सीपीसी शुरुआत नहीं कराई हुई, इसीलिए इसके बाद सीपीसी उठा रहा हूँ। क्योंकि ये जो मैं आज जो आपको कराऊंगा, ये ऑर्डर 37 का आप समझ लीजिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन पोर्शन इधर है, लेकिन इसके जनरल बापूजी ऑर्डर 37 ही हैं, ठीक है जी। तो इसको ये टॉपिक तभी पूरा होगा जब ऑर्डर 37 होगा। तो जब हम ये बेसिकली आज ये वाला हम चैप्टर 3A की सारी थ्योरी व्योरी लिख लेंगे। 25 भी हम पढ़ चुके हैं, हाउएवर 37 जब हम करेंगे तो वो दोनों प्रोविजंस मिल के पूरे आंसर में जाएंगी डीआरसी के अंदर, समझ रहे हैं। अब क्योंकि आपका अटेम्प्ट 25 में है, तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि प्री फेब में है। हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं पहले से, या जैन में है या फेब में है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले भी नहीं होता, तो जैन या फेब में है। तो अब आपकी जो एग्ज़ाम मोड जो ऑन है, वो 31 अगस्त के बाद आप एग्ज़ाम मोड में ही आप समझेगा मेरा अटैम्प्ट है, प्रिज्यूम करके चलिएगा। मेरे को नहीं पता अटैम्प्ट आता है कि नहीं आता, बट यू विल हैव टू प्रिज्यूम एंड प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। तो 2-3 महीने तो बाकी कुछ नहीं करना है, और ये सारी की सारी तैयारी बिल्कुल सर्वोच्च तरीके से ऑन कर देनी है। तो प्री का काम करेंगे, ठीक है। डीआरसी के जितने भी मेंस के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपने देखने हैं, टैकल आउट करने हैं, और अभी करने, क्योंकि सब्जेक्ट नया ताज़ा है, ठीक है जी। ये वाला काम आप सब करेंगे, ऑनलाइन वाले भी जितने 25 में हैं यही सारा का सारा काम करेंगे। पास्ट ईयर मेंस भी हम लोग भी सप्लाई करा देंगे, ऑर्डर किया हुआ है, अभी आ जाएगा। अनसॉल्व नॉट सॉल्व, ये आप लिखेंगे, और आप लिखने की आदत आज से ही डाल देंगे, क्योंकि डीआरसी प्री पे तो है नहीं, राइट। सीपीसी आप ट्यूसडे से शुरुआत कर ही रहे हैं, तो फिर इंटीग्रेट होकर आपका काफ़ी सारा काम हो जाएगा अक्टूबर तक, जब वो नई क्रिमिनल लॉज वगैरह भी हम सारी की सारी कर चुके हैं, मेजॉरिटी काम हो जाएगा। उसके बाद वो छोटू मोटू आइसिंग ऑन द केक रह जाता है, क्या वो जे डी पॉक्सो डीवी, वो छोटा मोटा काम है, ये मोटा काम है, ये आपको पहले निपटाना है, ठीक है जी। तो ऐसा काम करेंगे। अब ऐसा ब्रीदर सीपीसी के बाद आएगा, फिर ऐसा ब्रीदर फिर आएगा क्रिमिनल लॉज के ख़त्म होने के बाद, अंडरस्टूड। तो ये बीच में हम हल्का ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन का ब्रीदर रखेंगे। चलो ये तो बाय कोइंसिडेंस, बाय गॉड्स ग्रेस ये इधर ही आ गया समहाउ, छुट्टियों की प्लेसमेंट ऐसी होगी। अब छुट्टी नहीं होगी तो नहीं होगा, सिंपल फंडा है, ठीक है। चैप्टर 3A, by virtue of 25A, the provision of chapter 3A must prevail over the provisions of section 38 of the act. तो अब चैप्टर 3A पहले खोल लीजिए,
38 देख लीजिए क्या कह रहा था 38, कल तो 39 भाई साहब उड़ चुके थे, 38 देखना। अपील टू द ट्राइब्यूनल, ओके, कह रहा है बाय वर्च्यू ऑफ 25A द प्रोविजंस ऑफ 3A मस्ट प्रिवेल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 38 ऑफ द एक्ट। एक बात तो तय हो गई, अपील नहीं है। किन मामलों में हैं? हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 कॉन्फिडेंटली बोलो। 14(1)(e) 25B देखो, अब 25B में जाओ, देखो कौन कौन से ग्राउंड मेंशन है। 14(1)(e) ABCD है कि नहीं? 14(1)(e) ABCD, if it overrules 38 that means there is no appeal in these matters. Understood? ये बात करेक्ट हो गई। अपील नहीं है आपके पास बोनाफाइड के अंदर। और ABCD वो जो अलग अलग वो जो क्लासेस ऑफ पीपल थी, कोई आर्म्ड फोर्सेस वाला था, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ये क्या बोलते हैं अपना मकान खाली करा रहा था, उन केसेस में अपील नहीं है। क्या है फिर? सिर्फ रिविजन है। रिविजन और अपील में अंतर होता है, देखते हैं अभी क्या क्या अंतर होता है। ठीक है जी, तो इनमें अपील नहीं है, अपील नॉट अलाउड है। अपील लेकिन है, कहाँ है? 14(1) ABCD FGHIJK ई छोड़ दें, और ABCD में नहीं है, 14ABCD में नहीं है। अंडरस्टूड? वहाँ पूरी अपील मिलेगी आपको, आपने वहाँ 38 लगेगा, यहाँ 38 नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? वहाँ क्या लगेगा? वहाँ 25B लगेगा। कहाँ पे? 14(1)(e) और ABCD में। 25B देखो, 25B में, अच्छा पहले अपील पढ़ते हैं, 38 पढ़ते हैं। ऑनलाइन बैच 38, An appeal shall lie from every order of the controller made under this act only on questions of law. Well done. What do you mean? Fact दोबारा नहीं देखेगा, fact नहीं देखेगा unless and until some grave injustice is being done, only on questions of law. जरा बताओ कि DRC ढंग से लगाई थी तुमने कि नहीं लगाई थी। Whether now what is a question of law? Like for example, whether notice was served properly or not, whether summon notice complied with 106 of TPA। ये नहीं देखेगा कि लैंडलॉर्ड टेनेंसी स्टैब्लिश हुई कि नहीं हुई, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि कौन कौन लैंडलॉर्ड था उस टाइम पे। क्वेश्चन ऑफ लॉ इज स्पेसिफिकली बेयर एक्ट की प्रोविजंस पे जाएगा और चेक करेगा कि सब कुछ ठीक ओके था। ओके, to the rent control tribunal, herein referred to as the tribunal, consisting of one person only। well done, एक ही आदमी है ट्राइब्यूनल के, ठीक है। अच्छा, नीचे यहाँ पे देखना 5 देखना, 38(5) देखना। A person shall not be qualified for appointment to the tribunal unless he has or has been, unless he is or has been a district judge or has at least 10 years held a judicial office in India। important आदमी है, important आदमी है, राइट। अगर डीजे बनेंगे उसके बाद आपको कंट्रोलर या ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, रेंट ट्राइब्यूनल के मैटर दे सकते हैं। हाँ, इसीलिए आपको DRC पढ़वा रहे हैं कि पढ़ के आई हो, कि कल को उसको दिल्ली जुडिशियल अकेडमी के अंदर आप वहाँ द्वारका में अगर जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये ना बताना पड़े कि 14(1)(e) और ये 25B, वो नहीं बताएगा। वो सीधा आपको क्या करेगा, वो जो कोर्ट रूम के अंदर जो स्पेसिफिक फॉर्म्स और एनेक्शर्स जिस तरीके से आप ये केस हैंडल करेंगे बस वो बताएगा। और कोई ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग वो आपसे एग्जाम में ही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतना तो पढ़ के आएगा, और आपको 500 जजमेंट का बंडल पकड़ा देगा कि ये पढ़ लेना अपने आप, कि हमने ऐसे ऐसे ये केस डिसाइड करे थे, तुम्हारे को केस पकड़ाएंगे तो तुम भी ऐसे ऐसे कर देना, कोई गलती हो तो सीनियर देख लेगा। दैट इज इवेंचुअली द नौकरी दैट यू आर अप्लाइंग फॉर एनी विच वे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 38 कंटेन्स अपील। ओके, नाउ गो बैक टू 25B। अच्छा, 25A पहले पढ़ते हैं। समरी ट्रायल, व्हाट डू यू मीन समरी ट्रायल? पहली बात तो समरी का, हाँ मतलब हिंदी में बोलते हैं संक्षेप में बता दो, छोटा करके। व्हाट इज समरी इन योर लॉ फैकल्टी? व्हाट इज समरी? दुखी, और क्या है? दुखी तो है, और क्या है? केस मैट इज द एंटायर ट्रायल एंड दुखी इज व्हाट?
समरी तो ढूंढ रहे हैं कि ये केस मैट कौन पढ़ेगा भाई साहब। अच्छा, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल आंसर लिखेंगे, समरी ट्रायल देखना चैप्टर 3 है, बैराक तो वहीं होगी, साइटेशन देखना 1 चैप्टर 3 है कंटेनिंग हैज इंसर्टेड बाय 1976 एक्सेट्रा, राइट। ये आंसर में मेंशन करना है दैट चैप्टर 3 है। देखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा ना, चैप्टर 3 वाज इंसर्टेड बाय द अमेंडिंग एक्ट ऑफ दिस ईयर, ये लिखना है। अंडरस्टूड। कहीं पे कोई अमेंडमेंट से आ रहा है, अच्छा अमेंडमेंट मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा कि इसको याद रखिए क्योंकि इन प्री पे आ नहीं रही, किताब सामने पड़ी है, लिख लेना। यहाँ पे मेंटल बैंडविड्थ की कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ ओम रट्याय नमः नहीं करना, रट्याय नमः हमें बहुत जगह और करना है, तो हम वहाँ पे प्रिजर्व कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे नहीं ज़रूरत है, किताब सामने होगी लिख देंगे, बट आंसर में लिखना ज़रूर, बिकॉज दैट गिव्स यू अ बेटर आंसर कि सामने एग्जामिनर को लगता है हाँ भाई चैप्टर 3 है, मेंशन करके आया, ठीक है। अच्छा, कहता है मैं 25A पढ़ रहा हूँ, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर और एनी रूल मेड अंडर देयर अंडर शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकॉन्सिस्टेंट देयर विथ कंटेन्ड एल्सवेयर इन दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एनीथिंग इनकॉन्सिस्टेंट एज कंटेन्ड इन द एक्ट का क्या मतलब है? ओ बाप रे, तो ज़्यादा हो गया। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे लाइट कम कम लग रही है, बस वो हम वहाँ से उठ के वही वाली लाइट ऑन करना। यार मैंने लगवाई थी लाइव क्लासेस के लिए, देखते हैं इसमें कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है आदमी ने शहनाज हुसैन का गोल्ड फेशियल करा लिया है। बंद रखो। अच्छा, चेहरा ऐसे सफ़ेद हो जाता है, कह रहे प्राण निकल गए पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, अब क्या है एनीथिंग इनकॉन्सिस्टेंट का क्या मतलब है? मुझे बताओ एनीथिंग अगेंस्ट में है क्या इसके? सबसे पहली बात 38 है, सबसे पहली बात ही 38 है। अच्छा, दूसरी बात बाकी वो अलग अलग जो ग्राउंड हैं, ये स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन अलग काट रहा है, 14(1)(e), 14(a)(b)(c)(d) के लिए अलग काट रहा है, तो इनकॉन्सिस्टेंट हो गई ना। बाकी तो एक्ट ये आपने स्पेशल क्लास कर दी। तो मुझे बताओ किसी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 14 के लिए चैलेंज करा होगा इसको? हाँ बिल्कुल कर दिया होगा, बिल्कुल कर दिया। और अगर आज तक ये जिंदा है तो डिसीजन आया होगा कि इट इज़ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, एंड ऑफ स्टोरी। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन पल्ले पड़ रही है कि 14 में कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं। 25B स्पेशल प्रोविजन फॉर डिस्पोजल एप्लीकेशन फॉर एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, हमने मार्क आउट कर लिया था ना उस दिन, राइट, ठीक है। एवरी एप्लीकेशन बाय लैंडलॉर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एनी प्रेमिसेस ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन E 14(1)(e) or under 14(a), B, C, D shall be dealt in accordance with the procedure specified in this section. Great. तो एक बुलेट पॉइंट अपने नोट्स में लिख लेंगे। द ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ 25B आर 14(1)(e) आर 14(1)(e) ABCD और उसके आगे लिख लेना कैप्स में ओनली। तो क्वेश्चन क्या आएगा? यूजुअली क्वेश्चन आता है 14(1)(e) रेड विथ 25B 8। एक है 8 है। द ग्राउंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 25B आर 14(1)(e) ABCD ओनली लिख देना और उसको कर देना अंडरलाइन, और यही सब समझा के आना उसको। जब 25B के बारे में बात करेंगे, चैप्टर 3A इंसर्शन बताओगे कि एज एन अमेंडमेंट कौन सी से आया था, और उसके बाद क्या करेंगे ये बता के आएंगे, ये लिखना है। पता चले वो लिख दिया, ओ जी बैराक तो दे रखी है, ये लिखूं क्यों? हेलो, फिर और लिखेंगे क्या? 10 मार्कर में क्या सीधा डिसीजन दे आएगा कि निकालो जी एविक्टेड? ठीक है जी, ओके। अच्छा, द रीजन इज दैट सेक्शन 38 which provides for appeal to the tribunal is inconsistent with the provisions of 3A which prescribes a special provision for dealing with the application. लिखो, the reason is that section 38 which provides for appeal to the tribunal is inconsistent with the provisions of 3A. What are the provisions? 25B 8 पढ़ो, 8 मुबारक। तो 38 तो कह रहा था अपील है, 25B 8 कह रहा है नो अपील है, राइट। 25B पार्ट 3A चैप्टर 3A विल ओवर रूल 38। हाउएवर 38 जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, किसके लिए? बाकी ग्राउंड्स के लिए। बाकी कोई भी तकलीफ आ रही हो उसके लिए पूरी अपील आपके पास अवेलेबल है। अंडरस्टूड? अच्छा, और फिर अपील और रिवीजन में मोटा माटी अंतर क्या है मुझे बताओ, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपील और रिवीजन में अंतर क्या है? हाँ मार्क्स है,
हाँ बताओ। स्कोप है, अपील में ज़्यादा है। और थोड़ा सा उसको और एलैबोरेट करके समझते हैं। आपने किसी जगह पे वही मार्क्स सेमेस्टर की आपकी आंसर शीट आ गई और आपको लगा था कि आपने बहुत शानदार आंसर लिखे और उसने दे दिया 45 आउट ऑफ 100। बैक किस पे आती है? 44 पे। लब ये तो बहुत ही बेकार। चलो मैंने कुछ ज़्यादा ही क्लोज मार्जिन कर दिया। तो चलो 44 पे बैक आ रही है, आपको 45 दे दिया और आपने लिखा था कि अशोक जैन तो मेरे चरण धो के पिए के आएगा। अब आपने उस पर अपील लगाई है। अपील में क्या होगा, आपकी पूरी आंसर स्क्रिप्ट रीचेक होगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक नए तरीके से ट्रायल ही हो जाएगा कि ये ट्रायल दोबारा कराओ भाई साहब। मैं नहीं मानता इसको, मतलब पूरा तो ऑफकोर्स ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रायल हो गया। रिविजन में क्या होगा, जैसे आपने आंसर स्क्रिप्ट अपनी सिर्फ रीटोटलिंग करके दे दी, आंसर दोबारा नहीं पढ़े गए। अपील में आंसर दोबारा पढ़े जाएंगे। अंडरस्टूड? अपील और रिवीजन के अंदर फिर क्या अंतर हो गया? अगर एविक्शन ऑर्डर आ गया और अपील नहीं है, सिर्फ रिवीजन करा सकते हैं, तो ऊपर आप सिर्फ ऊपर जा सकते हैं हाई कोर्ट की तरफ कि सर देखना ये ठीक करा है इन्होंने, ये ठीक करा है। कह रहे नहीं ठीक करा, ठीक है जी। अच्छा, और अपील में जो बाकी ग्राउंड में कहता लाओ सारे कागज़ लेकर आओ, सारी रेंट की पर्चियाँ लेकर आओ, मैं भी तो देखूँ क्या हुआ था इस केस के अंदर। वो इन डेप्थ बात है केस की दोबारा। अंडरस्टूड? ओके। which provides a special procedure for dealing with applications filed under clause E to proviso of subsection 1 of 14 or under 14A of the act। मतलब A B C D बाद में अमेंडमेंट आ गई। हो गया? यहाँ तक आ गए? सबने लिख लिया? कहाँ पे हो? यहाँ पे लग दें, मतलब यहाँ पे रख लेते हैं। वो फाइल्ड है जहाँ पे वो मूव का जो बटन आ रहा है। तुम सोच के देखो। देखो सुनो, अगर अरियर्स ऑफ रेंट है ना, अरियर्स ऑफ रेंट के बेसिस पे एविक्शन है, लैंडलॉर्ड को एज सच, लैंडलॉर्ड को बचाने के लिए इन्होंने ये प्रोविजन काटी, क्योंकि अभी तक याद रखना, अभी तक आप टेनेंट करते आए हो। तो लैंडलॉर्ड कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी मेरे को बोनाफाइड चाहिए। आप तो कह दो मैं 20 साल लगाऊंगा ट्रायल में, मेरी बोनाफाइड नीड तो खत्म हो जाएगी ना। तो वो कहता है फटाफट वापस दिलाएंगे। तो क्यों पता होगा क्या, अगर ये प्रोविजंस ना दी हो, जैसे कि पहले नहीं दे रखी थी, अमेंडमेंट्स आई हैं, लैंडलॉर्ड कहता है मैं किराए पे दूंगा ही नहीं जी, थैंक्स, मेरी प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही। वो कहता है खाली कैसे पड़ी रहेगी, हमारे पास यहाँ पे लोग बाहर मर रहे हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम चैप्टर 3A लो। क्या जी में थी वो, उसमें अपील अब दे रखी है, लेजिस्लेचर से जाके बात करो। बोनाफाइड में तो समझ में आ गया लॉजिक कि क्या, अगर लैंडलॉर्ड रुक गए और जी के अंदर भी अगर उसे क्या बोलते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चाहिए, उसे खुद के लिए तो नहीं चाहिए ना, उसे खुद के लिए तो नहीं चाहिए। अच्छा, इन्होंने क्यों नहीं, कल जो हमने जो केस लॉ पढ़ा था वो डॉक्टर अरुणपुरी वाला, उसने जी में क्यों नहीं फाइल करी थी? टेनेंट कहता ज़रूरत है, खंडर होगी जी प्रॉपर्टी, लेकिन ताला नहीं छोड़ूंगा, है ना। और उसने फिर भी 14(1) में ही करा था, समरी चाहिए। अगर जी में जाएगा तो मौत हो जाएगी, अगले 20 साल लड़ते रहो। अच्छा, जो डिसीजन आएगा उस पर अपील कर दो, उस पर फिर अपील कर दो, अपील पहुंच के सुप्रीम कोर्ट तक, प्रॉपर्टी भूकंप आ जाएगा दिल्ली में, लेकिन केस नहीं डिसाइड होगा। इसलिए लैंडलॉर्ड की तरफ टिल्टेड प्रोविजंस है। और अगर ये ना हो उस टाइम पे, वैसे भी देखिए आज की डेट में मेरे हिसाब से DRC हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। ये तो कोर्ट्स ने भी ऑब्जर्व करा हुआ, मैंने आपको जो जजमेंट भेजी है आज उसमें लिखा हुआ है DRC हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। ठीक है जी, मैं वो मार्क आउट करके नहीं करा रहा क्योंकि वो बड़ी सिंपल सी जजमेंट है, मैं क्लास में उठा सकता हूँ उनको, बट वो बेसिकली इट विल बी जस्ट बी अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट वी डिड येस्टरडे। तो it has outlived its utility. What was the utility? That people have come into the country in hordes after partition. They don't have property and they need protection. आज की डेट में those very people are very well settled in life and they are still taking up protection because those tenancies were created way back then
तो ये तो आप बहुत बड़ी आप मुसीबत नहीं कर रहे। एक आध जजमेंट में दिखाऊंगा अभी मैं आपको। रजौरी गार्डन, ये चांदनी चौक, रूपनगर, जैसे आपने देखा सब जगह जो पुरानी टेनेंसीज हैं, टेनेंट्स रिफ्यूज टू वेकेट। टेनेंट्स वाई डू दे रिफ्यूज टू वेकेट? एक तो नई जगह किराए पे इतने पे मिलती नहीं, ठीक है, अब तो लाखों रुपए देने पड़ेंगे, और अगर लाखों रुपए दिए तो तुम डीआरसी से बाहर हो, तो कहाँ हो? टीपी और एसआरए में हो, और वहाँ तो ट्रायल क्विक है, वहाँ तो आप फटाफट निकाल दिए जाओगे, कुछ बोनाफाइड नहीं है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप कॉन्ट्रैक्ट करा दोगे कि जी मेरा इतने दिन की टेनेंसी इनके साथ हुई थी और उसके बाद टाटा कराओ इनको, और एविक्शन ऑर्डर आ भी जाएगा। हाउएवर अब मुसीबत क्या है? एक तो आपको चाहिए खाली करने के पैसे, तो अब तो टेनेंट्स मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर आप कहते आप काउंटर पूछिए, लॉ स्क्रैप क्यों नहीं कर रहे जी? हटाओ इनको। देखो ये अमीरों की समस्या, गरीब तो अभी भी वहीं का वहीं है। गरीब की गुरुद्वारा नानक प्याऊ देखा हुआ है आपने? नानक प्याऊ देखा हुआ है? वहाँ पे नानक प्याऊ के पीछे एक मार्केट सी है, कच्ची पक्की, झुग्गी है, और कच्ची पक्की मार्केट है, और वहाँ पे अभी भी रेंट 1200-1500 रुपये कि कोई बात नहीं यार बैठ जाओ, 1200-1500 रुपये दे दो। आप कहेंगे दिल्ली में ऐसे कौन दे रहे हैं? हाँ झुग्गियों में है ना, ऐसे वाले हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है आप बहुत ही एलिटों के ही मैटर करेंगे एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? नहीं, यू विल हैव टू डील विद ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो वो वाले मैटर्स पे अभी भी डीआरसी है, इसीलिए डीआरसी हटाते नहीं। क्या इनको नहीं पता कि टाइम आ चुका? लेकिन अब डीआरसी है तो पुरानी वाली जनता जिन्होंने एक टाइम पे इसकी प्रोटेक्शन ली थी, आज वो ही लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। ये तो बहुत शानदार बात हो गई ना, और ये टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर है, ऐसा ही होता है चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। ठीक है जी। चैप्टर 3A क्या लिख दिया है मैंने? डिवाइसेस एंड ओवरराइडिंग प्रोसीजर बाय विच द एप्लीकेशन फॉर एविक्शन इज टू बी ट्राइड बाय अ समरी प्रोसीजर। और समरी के साथ अभी से लिखना शुरू कर दो, वेयर इज समरी ट्रायल? ऑर्डर 37 CPC। साथ ही आज से ही बोनी कर दो CPC की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CPC इज समरी अंडर ऑर्डर 37। 37 साल के हो गए हैं, काम जल्दी जल्दी करो, ऐसा मैंने याद कर रखा है। 37 in constitution is DPSPs are not enforceable, not justiciable, enforceable meaning कोर्ट जाके पिटिशन लेके नहीं जा सकते। 37 को 37 से यहाँ जोड़ दिया। कभी मुबारकबाद करनी होगी, जो नया आदमी 37 का मिलेगा उसको और जोड़ देंगे। यहाँ पे 38 के साथ क्या है? अपील टू ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन। ठीक है, ओके, चले आगे। हाँ जी, बोला था मैंने ABCD। अब 25B सबसे पहला पॉइंट, कंट्रोलर इशूज समन्स। कौन से समन? थर्ड शेड्यूल देखा तो था उस दिन, लिखेंगे आंसर में। थर्ड शेड्यूल सबसे पहला पॉइंट 25B में क्या हो रहा है? कंट्रोलर इशूज समन्स। 25B पे आ जाओ, देखो 25B सबसेक्शन 2 कहता है द कंट्रोलर शैल इशू समन्स इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। शैल का मतलब क्या है? कंपल्सरी है भाई, सब समन जाएंगे। ठीक है, अब समन कैसे जाएंगे, क्या होगा, वो सब कुछ CPC में है, वो सब कुछ CPC में है। लेकिन यहाँ आगे समन वो कह रहा है, एक तो ऑर्डिनरी मोड ऑफ समन की पुलिस के द्वारा भिजवा दो, और जो नॉर्मली जो CPC वाले समन होते हैं उनके साथ भिजवा दो। अब देखना सबसेक्शन 3, द कंट्रोलर शैल इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली, वेल डन। कह रहे एक तो वो जो नॉर्मल वो जो कोर्ट से जो आता है ना आदमी कि सर आपके नाम का समन आया है, एक तो मैं वो भेजूंगा ही भेजूंगा, और क्या है? इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद, कह रहा है साथ साथ। इन एडिशन टू द नॉर्मल समन, साइमल्टेनियसली उसी के साथ कहता है क्या कराऊंगा? The issue of summons for service on the tenant also direct the summon to be served by registered post। कह रहा चिट्ठी भेज इसको साथ साथ। जिस दिन कोर्ट से आदमी भेजा है, मतलब जिस दिन ये पास हो गया कि जाओ समन देकर आओ उसको, उसी दिन क्या करूंगा? रजिस्टर्ड पोस्ट पे भेजूंगा। ठीक है। Acknowledgement due addressed to the tenant or his agent empowered to accept the service at the place where the tenant or his agent actually and voluntarily resides or carries on business
or personally works for gain and may, अब ये कंट्रोलर के ऊपर, if the circumstances of the case so require, also direct the publication of the summons in a newspaper circulating in the locality in which the tenant is last known to have resided or carried on business or personally worked for gain. इसका क्या मतलब है? हम इसको घर पे अगर, अच्छा एक दूसरी बात मुझे बताइए, समन्स तो आप चलिए भिजवा रहे हैं, पैसे कौन भरेगा? प्लेंटिफ, सब कुछ प्लेंटिफ करेगा, प्लेंटिफ को पैसा भरना है, कोर्ट कुछ नहीं करने वाला, कोर्ट अपनी फीस लेगा, सिविल मैटर है, सीपीसी में दे रखा है, पैसे कौन भरेगा? समन भिजवाना है तुमने, लाओ पैसा दो, न्याय लेना है, लाओ पैसा दो, कोर्ट की फोटोकॉपी, पैसा दो, कोरियर, पैसा दे, अखबार के में वो छपी है ऐड, पैसा दे, हर चीज में कोर्ट पैसा मांग, क्योंकि आप आए हो ना, आपको बोला था एडीआर वीडीआर में निपटा लो अपना, अब आपको अगर ये तमाशा करना है तो पैसे लगने वाले हैं, और ठीक ठाक पैसे लगते हैं, मतलब चलो ये तो डीआरसी है, इसमें तो वैसे ही 3500 रुपये में इसमें क्या ही लगना है, बट जो नॉर्मल मैटर हैं अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। वन न्यूज़पेपर कॉस्ट, एड कॉस्ट, ये वाली इस टाइम पे 6 से 7 हज़ार रुपये तो यही है, वकील की फ़ीस अलग जा रही है, कोर्ट फीस अलग जा रही होगी, स्टैम्प पेपर वेपर पता नहीं जो भी एडिशनल कॉस्ट पे कॉस्ट है, हर चीज़ की कॉस्ट लगेगी, नथिंग इज़ फ्री इन लाइफ। तो अब यहाँ पे क्या करा है सर ने, इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली ऑर्डनरी विद ऑर्डनरी मोड ऑफ सर्विस, ये सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, लिख लिया, सेकंड पॉइंटर है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, इस पे भी केस लॉ है, व्हाट डज द वर्ड साइमल्टेनियसली विद, अरे वो सेक्शन से ऊपर लिख ले भाई, सेक्शन में दे रखा है ना, उसी की बस वर्डिंग ऊपर लिख ले। ये आपको लगता है कि हमें केस लॉ करना चाहिए कि साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? वहाँ पे लोग उस पर भी भिड़ रखे, नहीं हमने नहीं करना है, इट इज़ एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया। और कहता है, अच्छा मुझे बताइए, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, एड्रेस टू द टेनेंट और इज एजेंट एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस एट द प्लेस वेयर द टेनेंट और इज एजेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स। मुझे बताइए, कोर्ट को सपना आएगा, वेयर डज दिस गाय रिसाइड, कौन बताएगा? प्लेंटिफ, इन दिस केस द लैंडलॉर्ड, कि ये यहाँ रहता है। अच्छा, और उसके बाद फिर मुझे बताइए, ये इसने लिखा क्या हुआ है? फॉर गेन, फॉर वर्क, समन वो कह मैं तो घर पे नहीं था, समन वो घर पे नहीं था, तो ये फिर कोर्ट को फिर सपना आएगा कि ये काम कहाँ करता है। सब कुछ आप बताएंगे, सब कुछ आप पे ही है, आपको ही बताना पड़ेगा। अच्छा, और उसके बाद आपने अगर ये भी बता दिया कि सर ऐसा है, ये 1-2 बार समन भेज के देख लिए, टेनेंट टोटली गायब है, टेनेंट का कोई अता पता नहीं, नोबडी कैन ट्रेस हिम व्हाटएवर, कंट्रोलर देन अखबार में छपवाएगा कि अब तो आ। अब फिर वो आके क्या कहेगा, सर आजकल अखबार पढ़ता कौन है, मैं तो व्हाट्सएप देखता हूँ, इसीलिए आजकल नई जजमेंट में आ गया व्हाट्सएप पे ब्लू टिक कॉन्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन्स, मुबारक। कहीं से तो पकड़ के लाओ इसको, और अगर बिल्कुल ही आने को नहीं है तैयार, फिर क्या होगा? एक्स पार्टे, एंड ऑफ स्टोरी, एक्स पार्टे एविक्शन ऑर्डर। अच्छा, अब आ गया ऑर्डर, फिर क्या करें? वो कहता नहीं निकलता। अब अगर डिक्री आ गई है, ये सब मतलब हो गया है, जाओ फिर एग्जीक्यूशन भी तो करानी पड़ेगी, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। इसीलिए सुनो, आपस में थोड़े बहुत पैसे वैसे देके रफा दफा कर लो, नहीं तो जैसे वो डॉक्टर अरुण पुरी ने लिटिगेशन करी थी, वो तीसरी लिटिगेशन थी सेम मैटर पे, लास्ट में इवेंचुअली क्या हुआ, 5 साल वाली लिटिगेशन हुई, पहले 2 बार ही डिसमिस हुई, बट सिंस देखिए वो थी जी के हौस खास पंजाब, उनको क्या पड़ी है प्रॉपर्टी, उनको सिर्फ खाली करानी है, लॉन्ग रन में खाली हो जाए, हो गई। दे कुड अफोर्ड इट, नॉट मैनी पीपल कैन। मान लेते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसी तैसी हो रखी है फाइनेंशियली, एंड यू वांट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड समवन सिटिंग ओवर इट, व्हाट डू यू वांट टू डू यू वांट टू गो इनटू लिटिगेशन? आई थिंक नॉट। फिर क्या होगा? ओ मेरे पास वकील हैं, तो सामने वाले के पास भी हैं, आइए ये मेरे पास वकील हैं, वो सामने वाले के पास भी हैं। अब बोलिए, वकीलों की वकालत चलती कोर्ट रूम में। अच्छा, फिर नहीं ये वकील हैं, थोड़े से गुंडे भी हैं, ओहो अब मामला चेंज होना शुरू हो गया है।
तो आधे से ज़्यादा लोग देखिए एट द एंड वकील को क्या पड़ी है, उसको अपने पैसे चाहिए। वो चाहे कोर्ट रूम में जाके काम करके आए या ऐसे नेगोशिएशन करके आए, तो काफ़ी लोग इसमें भी एक्सपर्ट हैं। हमारे यहाँ ही रहते हैं गुंडा साहब पीछे की गली में, बहुत शानदार वकील हैं, उनकी बीवी भी जज हैं, साकेत में बैठती हैं, यहीं के लोकल गुंडा हैं। उनकी एक ही स्पेशलाइजेशन है, विदाउट गोइंग टू द कोर्ट रूम प्रॉपर्टी खाली कराएं। बोर्ड भी लगा रखा है उन्होंने, प्रॉपर्टी खाली कराएं। उनके पैसे आ रहे हैं, उनको क्या लेना देना। तो लोग क्या करते हैं, अब देखिए आप नहीं डरते लॉ से क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। मेजॉरिटी लोग कि ओहो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं, और किससे डर रहे हैं, वो लॉ से डर रहे हैं, नहीं, इस प्रोसीजर से डर रहे हैं कि एक बार ये कागजी कार्रवाई शुरू हुई, जीवन में रोटी कमाऊंगा या ये सिरदर्दी करूंगा। बड़ी मुसीबत की बात है। ठीक है जी, ये वाली बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, समन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एक तो ऑर्डिनरी मोड में जा रहे हैं, साथ में चिट्ठी जा रही है, कहाँ जा रही है, घर पे जा रही है या ऑफिस पे जा रही है। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि भाई टेनेंट के पास ये नहीं पहुंचा, अखबार में डलवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया 25B में। ओके, अच्छा अब चलते हैं। एक्नॉलेजमेंट बाय टेनेंट और एजेंट / एक्नॉलेजमेंट बाय पोस्टमैन दैट ही हैज रिफ्यूज्ड टू टेक डिलीवरी इज इक्वल टू वैलिड सर्विस। हाँ, उसी की कॉन्टिन्यूएशन। मैं तो बस सेक्शन यहाँ कोट कर दिया था, मुझे याद नहीं है तो मैंने बैराक खोल ली थी। मुझे याद नहीं था कि मैंने इतना बढ़िया काम करा हुआ है कि मैं सेक्शन कोट कर देता हूँ। मैं एक्चुअली ये सेक्शन कोट, वैसे टू टेल यू ऑनेस्टली, अगर मैं प्योरली ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसमें बड़ा टाइम लगता है। पहले दूसरा टैब खोलो, उसमें से स्क्रीनशॉट लाओ, फिर इधर चिपकाओ। ये मैं करता हूँ ऑनलाइन की दिख जाए इनको कि मैं बोल क्या रहा हूँ। फिर ये कहते हैं क्या बोलते हैं, पैसे पैसे, हाँ / एक्नॉलेजमेंट, बहन लॉजिकल डिडक्शन लगा। क्या है वो जो सेम नहीं होता, वो जो मैथ्स में नहीं करते थे, 2 डंडा लगा के, आलस आ रहा है लिखने में, अब कौन करे। तो मैंने भी ऐसे ही कर दिया। मेरे आईपैड ने जवाब दे दिया कि भाई पागल हो गया, इतने पैसे थोड़े ना दिए थे तूने। गुड नोट्स वाले भी दुखी हो गए कि हर सब्जेक्ट ये खोलता है तो 300 पेज के नोट्स बना लेता है। आपको क्या लगता है 25-25 करके आपने अभी तक कितने 150-200 पेज कर चुके होंगे आप। ये आपने TPA में कितने करे थे, 330। दिव्या का मैं 330 खोल दूँ ना, दिव्या कह रहे बाय कह रहे वो घर गई थी 2 हफ्ते से आई नहीं क्लास, कह रहे 330 हो जाएंगे तो बुला लेना। मैं तो नहीं बैठ रही, तभी मैं इसलिए चुपचाप करके 25-25 लेकर आता हूँ। और अगर मैं 20-20 करूँ तो अब देखना पावर ऑफ मैथ्स, 4 दिन में 20 80, एक दिन और लग जाएगा पूरा लास्ट 20। और अगर 4 दिन में 25 100, पूरा का पूरा एक दिन की क्लास बच गई। सिर्फ दिन के 5 और करने थे, वही तो आप करते आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा था ये DRC आज खत्म हो जाती है अगर मैंने मंडे ट्यूसडे आपको बिना ब्रेक की क्लास कराई होती। आप मेरे साथ बैठते सैटरडे तक DRC में ही, जो कि मेरा इनिशियल प्लान था। फिर मैंने कहा राखी मनाएं, चलो चले, ठीक है जी, हो गया, यहाँ तक आ गए सारे। अच्छा जी, 4th, can't contest prayer for eviction unless he files an affidavit stating the ground on which he seeks to contest the application for eviction and obtains leave. अभी सेक्शन पढ़ते हैं, पहले ये लिख लीजिए। can't contest prayer for eviction unless he files an affidavit stating the ground on which he seeks to contest the application for eviction and obtains leave. चलो जी, 4 नंबर, द टेनेंट, सब सेक्शन 4 पे आ जाइए। The tenant on whom the summons is duly served, whether in the ordinary way or registered post in the form specified in the 3rd schedule, shall not contest the prayer for eviction from the premises unless he files an affidavit stating the grounds on which he seeks to contest the application for eviction and obtains the leave from the controller as hereinafter provided. ये टेकिंग obtains leave from the controller का क्या मतलब है?
परमिशन लेने के लिए, बेसिकली परमिशन चाहिए। कंट्रोलर से पहले परमिशन लो कि एम आई परमिटेड टू कॉन्टेस्ट दिस, ठीक है। तो एफिडेविट में वो क्या लिख के देगा कि वाई, या बुलेट पॉइंट्स बना के दे कि उसका एक्चुअली वो लड़ने किस तरीके से वाला है। ये नहीं कि वाटर टाइट केस बना के दे कि आउट हो गया, मतलब सामने वाला लैंडलॉर्ड हार ही गया जी एफिडेविट से, नहीं। ब्रॉडली कहे ये झूठ बोल रहा है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है ना वगैरह, झूठ बोल रहा है, इसके पास 3 और प्रॉपर्टी हैं, डजेंट मीन कि उनकी टाइटल डीड्स अभी के अभी प्रोड्यूस करा देगा कोर्ट में, नहीं। सिर्फ लिख के देगा कि मैं इस बात पे लड़ूंगा कि इसके पास पंजाबी बाग की, हौस खास की और ये जीके की प्रॉपर्टी है, ये एफिडेविट में लिख के दे कि इस ग्राउंड पे आएगा। तो नेट मोटा माटी लमसम में अपना केस बता दे, लमसम में, ये नहीं कि उसकी बारीक डिटेल में बताए, लेकिन लमसम में बताए। अब जैसे हमने इस केस में देखा, यही होता है जजमेंट रीडिंग का फ़ायदा। हमने इस केस में देखा, सर ने कहा इसके पास 3 प्रॉपर्टी हैं, रेंट कंट्रोलर को ख्वाब आएगा कि इसी के पास इसी के नाम पे है। अगर आप कह रहे हैं तो टाइटल डीड भी तो लेकर आओ उसकी। और मैं कहाँ से लेके आऊँ, रजिस्ट्री तो उसके पास है। बेटा सर्टिफाइड कॉपी, रजिस्ट्रार पे जाओ, कह रहे नहीं आप कंट्रोलर हो, आप निकाल लोगे ना, मेरा काम नहीं है ये। कह रहा आपके एक फ़ोन पे आ जाएगी कॉपी, है ना, मैं फ़ोन नहीं करूँगा। क्यों, ये तुम्हारा काम है, तुम बोल रहे हो, यू आर एलिजिंग इट, यू प्रूव इट। सिंपल बात है कि नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। एफिडेविट लगेगा। अच्छा, आपके डीजीएस मेंस में क्वेश्चन, एफिडेविट या तो लग रहा होता है या नहीं लग रहा होता, एफिडेविट या लग रहा होता है या नहीं लग रहा होता, और परमिशन दी जा रही होती है नहीं दी जा रही होती है, उसी में आपका 10 मार्कर होता है कि बताओ ये प्रोसीजर करेक्टली फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। देख लेना कि गैप कहीं आ रहा है, या क्या गैप नहीं आ रहा है तो अलाउ कर देना कि आई विल अलाउ हिम टू फाइट। और ये किसी भी केस लॉ जजमेंट में नहीं दिया होगा, ये सिचुएशंस एंडलेस बना सकता हूँ मैं, तो वो भी बना लेता है। आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे बेयर एक्ट पढ़ने बैठे कि चलो वो टाइम आ गया है जीवन का कि व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट पर्पटिंग टू बी साइंड बाय, वहाँ ऊपर टाइमर चला हुआ है 3 घंटे का, आदमी प्री निकाल के ये पढ़ रहा है, बताओ हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा पुत्र। इफ ही फेल्स टू अपीयर, नाउ व्हाट हैपेंस, स्टेटमेंट बाय टेनेंट shall be deemed to be admitted by tenant. Great. Sorry, statement by landlord. अच्छा, अब क्या चक्कर है, shall be deemed to be admitted, समन भेजे थे आया ही नहीं, फिर अखबार में भी भेजा था आया ही नहीं, घर के बाहर रेडियो भी बजाया था आया ही नहीं। यू हैव एडमिटेड व्हाट द लैंडलॉर्ड इज सेइंग, एंड इफ यू हैव एडमिटेड, गेस व्हाट हैपेंस एज पर द एविडेंस एक्ट। और लीगल में आओ, और नीचे आओ, इफ यू हैव एडमिटेड समथिंग, देखो अब क्या करूँगा मैं प्रूफ का। बापू ने पूछा है गोवा में गांजा फूका ना, आप कह रहे हो हाँ, एडमिशन कर तो लिया आपने। अच्छा, अब बापू को कोई 3 दोस्त सामने लाके क्या खड़ा करे, बापू को पूछ, बता तो दिया आपने कि हाँ भाई साहब हुआ था, अब हुआ था, हो गया, हो जाता है। अब अगर आप यही गांजा फूक के बोल रहे हैं और बापू को दिख रहा है कि इसने ये काम करा हुआ है, क्या उसे 3 दोस्त बुलाने की ज़रूरत है? लेकिन अगर आपने कहा नहीं, कह रहे निखिल इधर आओ, जिसके साथ तुम गए थे हाइपोथेटिकल आदमी, निखिल इधर आओ, कह रहे हाँ अंकल फूका था, कह रहे झूठ बोल रहा है, कह रहे दूसरा एक और। अच्छा, अब क्या करेगा, अगर ट्रायल चलाऊं तो क्रॉस कर, तो सबसे पहले क्या करें, मैं तो वहां था ही नहीं जी, जहां पे ये थे मैं तो वहां था ही नहीं, सेक्शन 11 है ना जी, एलिबाई ले लो। अच्छा, एलिबाई में वो सामने कहेगा भाई साहब ये वहीं था। अब क्योंकि वो तो बाप है, वो तो डिसीजन ऑलरेडी बना चुका, क्योंकि वो अपने खून को जानता है, तो इसलिए ट्रायल आगे नहीं जाने देगा। लेकिन जज में कह रहे बोल रहे लाओ एविडेंस लेकर आओ, समझ में आ रहे हैं। ट्रायल नेट बापू से कुछ निकलवाना ही है, ज़्यादा और कुछ नहीं है, ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर आप ट्रायल उस तरीके से भी, प्रोफेसर से अटेंडेंस निकलवानी भी ट्रायल ही हो रहा है एक तरह से।
आप क्या कहते हैं जब वो प्रोफेसर आपके अटेंडेंस शॉर्ट कर देता था तो क्या कहते थे? मैं तो जी आया था जी, क्लास आया था। आप वो कह रहे नहीं आया था, कह रहे नहीं आया था। अब बोलो क्या करें फिर? एविडेंस लेकर आओ। अच्छा, और आपके अटेंडेंस शॉर्ट है और आपने ही बोल दिया कि मैं तो क्लास आया नहीं था, कह रहे वेल डन, नो डिस्प्यूट, यू हैव एडमिटेड व्हाट आई एम सेइंग। स्टेटमेंट बाय लैंडलॉर्ड शैल बी एडमिटेड, डीम्ड टू बी एडमिटेड बाय टेनेंट, कि जो इसने बोला है ना कि इसकी बोनाफाइड नीड है, मैं मानता हूं इसकी बोनाफाइड। नेट नेट एक बात बताइए, ट्रायल खत्म ही हो गया। अब क्या आएगा? अच्छा फिर आएगा, अगर आ भी गया लिमिटेशन जुरिस्डिक्शन पे आके भिड़ ले तो भिड़ ले, ये तो खत्म ही है, राइट? अच्छा फिर controller can give leave to contest if affidavit file discloses the facts as would disentitle the landlord from obtaining recovery. ठीक है, as would disentitle the landlord from obtaining recovery. ये कौन था? वो रमन को बुलाया होता है ना सर मटेरियल के लिए। कौन रमन? कौन रमन? कल इंटरव्यू जिन्होंने किया हुआ है। अच्छा ठीक है। If affidavit file discloses the facts as would disentitle the landlord from obtaining recovery. तो कल हमने CUET PG NLSAT वगैरह का बैच एक महीना पहले अनाउंस करा था कि चलो 29 अगस्त से ट्वाइस अ वीक तान्या वान्या संभाल लेगी, कोई बात नहीं, करके देखते। मेरे को वैसे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा, लेकिन फिर भी 15 लोग आए, तो हमारा कोरम था 40। तो कल एक दीदी बैठ गई, क्या बाकी लोग ज्वाइन कर स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या 15 ही बच्चे लेके बैठे हुए हो? मैंने कहा मैडम सुनो इधर बात, मेरी बात सुनो आप, इस साल भी NLSAT रैंक 1 आई है भगवान की कृपा से, लेकिन मैं NLSAT रैंक 1 आके इंटरव्यू में बोल गई कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं, मॉक्स ले लो, काफ़ी काम हो जाता है। क्योंकि NLSAT ऐसा पेपर है जिसके लिए मतलब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे खुद भी ऑड लगता है कि मैं अब क्या कराऊँ, क्योंकि कोई सिलेबस तो है नहीं। अखबार का पैसेज पकड़ो और बोलो ऑथर क्या कहना चाहता है, दैट इज़ इट, दैट इज़ द एग्जाम। और एक ऐसी सिचुएशन आपको बना के दे देगा, जस्ट विदाउट द लॉ, यू जस्ट हैव टू राइट सब्जेक्टिव आंसर 10 मार्क्स, नो लॉ रिक्वायर्ड, लेकिन अच्छी खासी लीगल सिचुएशन होती है, तो चलो उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है, बट एज सच नो कॉन्स्टी, नो कॉन्ट्रैक्ट्स, नो टॉट्स। और आपके CUET में तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। तुम्हारे वाले पेपर में तो फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन पूछ ली थी, इस साल तो वो भी नहीं पूछी। अच्छा उसके अंदर क्या हुआ है कि जो लोगों ने कोचिंग लेनी छोड़ दी, क्यों? क्योंकि एक लॉ की अकेडमी में आप क्या करने आएंगे? लॉ पढ़ने आएंगे। तो CUET में जब लॉ ही नहीं पूछ रहा, और ये अब 2 साल हो गए DU LLB को गुजरे हुए, और उनको पता है कि मोडेम की स्पीड पूछ रहा है, तो फिर कौन आएगा? आ रहे हैं, फिर भी गुडविल और नाम होती है, लेकिन 15 लोग उतने पे 2 दिन अपने लॉकअप कर दिए, बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। हाँ आदमी करे लॉकअप ज़रूर करेगा जब ये इतना तो भरा हो, क्योंकि अब आज 6 साल हो गए, इतने से लोगों के साथ काम करने का भी मन नहीं। अब मेरे को 6 साल, आज से 6 साल बाद कोई जुडिशरी में कहे ये इतने से लोग, मैं कहूँगा शटर बढ़ा, मैं जा रहा हूँ घर। टाइम हो जाता है ना, तो आप उस स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो चलो शुरुआत है, चलो भगवान की कृपा से इतने भी हैं, तो क्या बोलते हैं, शुक्र की बात है। हाउएवर तो कल लड़ाई हो गई, तो कि जी ओ भाई साहब आप सिर्फ 15 लोग बैठे हैं। तो मैंने उनको कहा दीदी आपने जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ, और देखो वहाँ पे 15 से ज़्यादा हो तो आप मुझे भी बता देना, गए होंगे कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई कोचिंग में एनरोल ही नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? अगर मैथ्स और लॉजिकल का पेपर है, यूट्यूब भरा पड़ा है, और ऐसे ऐसे शानदार, जब मैं ये वर्ड कह रहा हूँ आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन इट, क्योंकि मुझे डिस्क्लेमर डालना पड़ता है, ऐसे ऐसे शानदार बिहार के टीचर हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी मैथ्स और लॉजिकल ऐसे उच्च स्तर पे पढ़ा रखी है कि आपको वाकई में अगर कोई काम करना चाहे, कोचिंग की आज ज़रूरत है नहीं। SSC का पेपर है भैया, हाँ NLSAT में ज़रूर चाहिए, लेकिन कितनी? मैं कहता हूँ 1 वीक लोग कन्विंस ही नहीं होते। 1 वीक में NLSAT होता है, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं मानने को राज़ी, इसलिए मैं उसको ऑनलाइन ओनली कर दिया कि थैंक्स बाय, क्योंकि एकेडमी भी तो सर्वाइव कराएंगे, नहीं तो क्या कह रहे जी बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग फाइल आउट करा रहे होंगे। तो इसलिए अब ये आजकल मारकाट चली हुई है, सारे ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला सारा ड्रामा चल रहा है, आते रहते हैं कि जी आपने कहा था ऑफलाइन में। हमने कहा भैया ऐसा है, हमारे से पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ लो, क्योंकि ऑफलाइन तो हम काम नहीं करेंगे। ऑफलाइन अगर काम करेंगे तो 50 लोग आएंगे, 50 लोग अब आते नहीं, सिंपल फंडा है।
तो ऐसे ही जीवन में आपको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। कभी ना कभी ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आएगी जिसमें आपको पीछे का छोड़ना ही पड़ेगा। पूर्ण विराम। Where leave is granted, the controller shall commence the hearing. ठीक है? And let us say leave is not granted and now the tenant wants to challenge the leave not being granted. तो ठीक है, उसकी सुनवाई होगी कि वो क्यों नहीं आया था। आपको सिचुएशन दी थी डीजीएस मेंस में, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि मेरी तो बीवी वहाँ काम करती है, इलेक्शन ड्यूटी पे थी, मैं हॉस्पिटल चला गया था, बच्चे मेरे कोई है नहीं, समन्स की सर्विस मुझे मिली नहीं। ठीक है जी, समन्स की सर्विस मुझे मिली नहीं। आपने हाउ आर यू डिसअलाउइंग मी टू फॉर अ लीव टू डिफेंड, आपको डिसाइड करना है 10 मार्क्स में। अच्छा, उसके अंदर उसी क्वेश्चन के अंदर कंट्रोलर ने अपनी पूरी ड्यूटी, शायद मुझे क्वेश्चन याद नहीं है बट मैं आपको जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनारियो बता देता हूँ, तो आप ये डिसीजन ये भी दे सकते हैं, इसने अखबार में क्यों नहीं छपवाया था। इसको था ना, इसको बोला था अखबार में छपवा दे, इसने अखबार में नहीं छपवाया, देयरफॉर आई कैन गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा, और आप टोटली उल्टा भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसा है जी, मेरे को नहीं समझ में आ रही, दैट सडनली ही फॉल्स सिक ऑन दैट वेरी डे, दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, कौन है? इंक्वायरी आए, उनको बोलो क्या करने आए हो तो इंक्वायरी, उनको बोलो अब यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ जी, शैल कमेंस द हियरिंग। कंवल सिंह वर्सेस लाजवंती। कंवल सिंह के सॉरी केवल सिंह, कंवल सिंह बोल दिया, कंवल चाची हमारी एक होती थी। केवल सिंह वर्सेस लाजवंती 1980 RLR 73। ये एक ही अकेडमी है जहां बाहर बैठ के एक आदमी ये नहीं ट्राई करता कि एडमिशन हो जाए। हमारे आते से ज़्यादा टाइम शटर ही डाउन होता है, फ़ोन आता है कि आपका ऑफिस बंद है। कह रहे हाँ बंद है। मैंने क्या करते हो तुम, किराया कैसे भरते हो? कह रहे भरते रहते हैं। कह रहे इतना काम करने का शौक नहीं। कह रहे यहाँ पे कोई नहीं आता। अच्छा, केवल सिंह वर्सेस लाजवंती 1980 RLR 73 14(1)E अंडर 25B इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। नो, कहा गया था ये? गैस कौन सी डॉक्ट्रिन यूज करके भगा दिया इसको? डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जहां मौका लगे ना ये डॉक्ट्रिन को मेंशन करना अपने आंसर में, उसे पता हो कि हाँ भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की प्री की तैयारी नहीं करके आया हुआ, इसको समझ में आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल नीचे कैसे अप्लाई होता है दूसरी बैरक्स। ऑफलाइन के लिए मना कर देना, ऑनलाइन ओनली बोल देना। चलो जाओ, चाय पिला दे यार, क्या हो गया? क्या करते रहते हो तुम? मैं कहाँ जाके भूखा मरूं, चाय नहीं नसीब होती। केवल सिंह वर्सेस, पहले मुझे ऑनलाइन में, पहले मैं ये सब डालता नहीं होता था, 4-4 घंटे की एडिट होती थी, अब मुझे जवन्नी का फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहे जो देखना है देख, सोचता है सोच, जो करना है कर। 14(1) अंडर 25B इज वायलेटिव ऑफ 14 गैस डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिक है इसका। ये आपकी केस मैट में होगा, अगर DRC पढ़ाई जा रही होगी, ये आपकी केस मैट में आपको मिलेगा ये केस। ठीक है, फिर आ रहा है जी, क्या लिख दिया है, चरण दास दुग्गल 1983 वर्सेस ब्रह्मानंद 1 SCC 301। इसको तो मैं पुल आउट कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास SCC का शानदार सब्सक्रिप्शन है। तो उसमें SCC में एक फील्ड होती है सर्च बाय साइटेशन, साइटेशन डालो एग्जैक्टली आपको फटाफट वो केस लॉ की समरी, वहीं से मैं निकालते रहता हूँ आपके लिए। जो केसेस जो मैंने अभी भी भेजे हैं सारे SCC ऑनलाइन, जय SCC ऑनलाइन। उसके बिना SCC ऑनलाइन के सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेने की ज़रूरत, आप मत लीजिएगा, महंगा है भाई, 40,000 रुपये क्यों लगाने। SCC ऑनलाइन की सब्सक्रिप्शन के बिना आप जुडिशरी प्रेप कर ही नहीं सकते मेरे ओपिनियन में। मतलब ये नहीं कि SCC, मनु पात्रा या कोई एक सब्सक्रिप्शन तो लेना पड़ेगा। मैं एज अ स्टूडेंट नहीं बात कर रहा हूँ, एज अ टीचर। अगर आप उसके बिना सिर्फ कमेंट्री से पढ़ा, हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ा देंगे। मतलब ये सब समझने के लिए भी कमेंट्रीज है नहीं इन सब सब्जेक्ट्स पे, बाय द वे बहुत ही टुच्ची सब कमेंट्रीज है, सब कुछ जजमेंट से पढ़ना पड़ता है। जज साहब ने समझा रखा है, आपको पढ़ना है, सिंपल वहीं से है। सारी जो गुत्थी है ना वैसे इस एग्ज़ाम की, वो उधर ही है। हाउएवर एज अ स्टूडेंट मैं कहूँ हाँ कर ले नहीं, यू आर टू यंग, समझ ही नहीं आता कि भाई साहब इसमें छोड़ें क्या और इसमें पढ़ें क्या। और वो आपकी गलती नहीं है, वो क्या बोलते हैं इन द सेंस जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे
थोड़ा थोड़ा तजुर्बा बढ़ते चले जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या छोड़े क्या। आपको पता है केसमैट में क्या है, वही जजमेंट निकाली हुई है उसी पोर्टल से, उसके इररेलेवेंट पैराग्राफ्स उड़ा दिए हैं और केवल रेलेवेंट पैराग्राफ्स तो किसी ने बैठ के मेहनत करी है, उसके बाद भी अशोक जैन यूज होती। अभी तो उसने सब उड़ा के दिया था, वो कोई पढ़ने को राजी नहीं है। देखिए सेमेस्टर निकल जाता है। अशोक जैन, हाँ अब देखना, अब मैं आपको बता दूं, डीआरसी फॉर एग्जाम्पल दुक्की पढ़ी हुई है, ठीक है, ये पढ़ लिया ना, अब इसको रिवाइज दुक्की से कर लेना एक बारी और, जो दुक्की में दे रखा है, अब आप देखिएगा उसको 5 टाइम बेटर सेंस बनेगी उसकी। संक्षेप में समरी दे रखी है आपको, क्यों नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है आप केवल अशोक जैन के दम पे जुडिशरी निकाल गए, हो नहीं पाएगा। वहां केसमैट प्लस कॉम्बो पैक चाहिए, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके पास बहुत सुंदर समरी है उस दुक्की में, पढ़ लीजिएगा। हाँ, लेकिन ऑलवेज वॉच आउट फॉर एरर, उनमें एरर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं जजमेंट की कॉपी निकालता हूँ, एरर होते हैं, इनफैक्ट बेयर एक्ट में एरर निकल आते हैं, वो आपको अपना दिमाग लगाना है कि हाँ भाई क्या हो रहा है। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हेन लीव टू डिफेंड इज सॉट अ प्राइमा फैशी केस विल बी सफिशिएंट टू ग्रांट लीव, लिख लिया, when leave to defend is sought a prima facie case will be sufficient to grant leave, not a strong, तुम बस मतलब ऊपर ऊपर से प्राइमा फैशी केस बनवा दो, ये नहीं कि पूरी गंगा खोल दी, नॉट अ स्ट्रॉन्ग लिख लो। डीआरसी समझ में आ गई है, ठीक है जी। मेनली आप घूमेंगे 14 और 25 पे, और ज़्यादा कुछ नहीं, 14 और 25 पे कहानी खत्म हो जाती है। नॉट अ स्ट्रॉन्ग केस विच विल नॉन सूट द लैंडलॉर्ड। टीआरसी कॉलेज में पढ़ी थी, किस किस के पास था पढ़ी थी, तुमने नहीं पढ़ी? हाँ अच्छा, समझ में आई थी तब? थोड़ी थोड़ी आई थी, अब आ गई है समझ में, हाँ ठीक है। which will non-suit the landlord. This doesn't mean that hearing will be allowed based on a frivolous defense. पता चले एफिडेविट में आपने लिख दिया लैंडलॉर्ड बेकार आदमी है, इस केसेस पे थोड़े ना आपको अलाउ कर देंगे। लैंडलॉर्ड ये तो जी सर्टिफाइड झूठा है मार्केट में, इसकी तो रेपुटेशन अच्छी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बोनाफाइड नीड लेकर आया, उसने अपनी बोनाफाइड, अच्छा तो समन्स में जो उसने जो प्लेन फाइल करी उसकी पूरी कॉपी जाएगी ना आपके पास, तो आप क्या करेंगे? खुद ही एफिडेविट बना देंगे। अपने वकील को जमा कराइए, वो 20,000 25,000 50,000 रुपये डिपेंडिंग ऑन व्हाट द केस इज, वो लेके आपका पूरा केस का, वकील 2 मोड में काम करते हैं क्या कि या तो आप मेरे से सिर्फ इसका जवाब बनवा लीजिए, 10,000 से नीचे एक ढंग का वकील, आप लोग भी 10,000 से नीचे मत काम करिएगा भैया। आज की डेट में एक मेड का रेट ही 10,000 रुपये दिल्ली में, आपने इतनी पढ़ाई करी, आपके पास 2 डिग्रीज हैं, राइट? 10,000 से नीचे क्या ही रिप्लाई उसका एफिडेविट फाइल ड्राफ्ट आउट करेंगे आप, या तो 10,000 रुपये में, या फिर अगर आपको परमानेंट सा काम चाहिए तो आप एक लमसम में ठेका कर लेंगे 50 या 75,000 रुपये में। अच्छा, और 50-75,000 में हम कहेंगे ये जितनी हियरिंग होगी जी सब कुछ ऑल इंक्लूसिव पैकेज हमने आपको दे दिया। लेकिन कल को वो आपको उनको वो आप समझ नहीं आए, पसंद नहीं आए, अब क्या करेंगे? मेजॉरिटी पैसे पहले लेना, 30,000 रुपये पहले लेना, 3-4 हियरिंग में नहीं समझ में आएगा तो बता ही देगा, तब तक का काम का तो पैसा आ रखो, क्योंकि बाद में पैसा कोई नहीं देता, ये नियम है, ये मार्केट। और ये आप नहीं, आप इन द सेंस, चलो छोड़ो, आप लोग तो अच्छे लोग हैं। जनरली जो स्टूडेंट जो कोचिंग वालों को गाली देता है, व्हेन यू कम टू दिस साइड ऑफ द टेबल यू एंड अप डूइंग दैट वेरी सेम थिंग जिसके लिए आप ही गाली देते थे। क्यों? क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। व्हेन यू कम टू दिस साइड यू विल रियलाइज कि अच्छा ठीक ही था, इसके बिना काम ही नहीं चलता। मुसीबत सारी की सारी ये है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इस टाइम पे जो बाहर जो काम कर रही हैं, अगर ये लॉ फर्म में काम कर रही होती तो क्या करती? एक होता मेन पार्टनर, ये करती काउंसलिंग। तो अब वो कहेगी नहीं मैं तो अभी लॉ कर ली मैंने, ये काम करूंगी मैं। हाँ, ये काम तो तुम 6 साल बाद करोगे ना, स्टार्टिंग में कैसे करा दोगे? नहीं। तो ये आप अपनी जीवन की उम्मीद थोड़ी सी शांति बना कर रखें, या इंस्टाग्राम पे मुजरा करें अगर पैसा ज़्यादा चाहिए तो, ठीक है जी। और एक ही ऑल्टरनेटिव है इसका,
अ ट्राइबल इशू रेज्ड enjoins a duty to grant leave, मतलब नॉन सूट द लैंडलॉर्ड मतलब ऐसा एफिडेविट फाइल करा कि अब केस डिसीजन ही आ गया उसके बाद, इन द सेंस सारे टाइटल डीड सारी सर्टिफाइड कॉपी सब लगा के दे दी एफिडेविट में, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, नॉन सूट का मतलब ये हो गया कि हार ही गया वो, हाँ लैंडलॉर्ड, तो वो ऐसा एफिडेविट आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है, बस बुलेट मोटा माटी बता दो कि क्या लड़ोगे किस बेसिस पे। कहता है भाई ये कह रहा है बोनाफाइड नीड है, मैं बता रहा हूँ इसकी 3 प्रॉपर्टी है, मैं इस बात पे लड़ने आ रहा हूँ, आप मेरे को लड़ने दो, अंडरस्टूड। लेकिन एफिडेविट में ये नीड नहीं है कि इसके पास 3 प्रॉपर्टी है, ये रही उनकी टाइटल डीड और ये रहे सीसीटीवी फुटेज, वो नहीं, इतना नहीं करना, बस एफिडेविट में मोटा माटी लिख दो। लेकिन अगर आपने लिखा एफिडेविट में अरे बेकार आदमी है, कह रहे अरे बोनाफाइड नीड पे बात हो रही थी, तुम कह रहे हो बेकार आदमी है, हटाओ इसको, राइट। अच्छा जी, बेसिकली लीव टू डिफेंड चाहिए क्यों, पहले तो ये बताओ, लीव टू डिफेंड चाहिए क्यों। तमन्ना से शुरू करेंगे फिर इधर जाएंगे। लीव टू डिफेंड चाहिए क्यों, बोलो। लेजिस्लेटिव इंटेंट, नहीं दाल नहीं गली, बोलो। हमेशा टेनेंट की तो करते ही है, बट लैंडलॉर्ड अगर कोई चीज पे कर रहा है बोनाफाइड किसी रीजन से, तो कोई बेमतलब भी कुछ भी वो ना करे, आपसे पूछे कि आपका क्या रीजन है, तभी आगे उस पर लड़ने को दे, नहीं तो बोनाफाइड नीड की वजह से उसको बाहर ही करो कि आप थोड़ा और करीब है, और कोई ऊपर वाला टाइम में जाना, खत्म हो जाएगा अगर ऐसे वो नहीं करेंगे। क्या करेंगे सर लीव टू डिफेंड, क्योंकि सर अगर ऐसा लॉ कर दिया तो जिस इंटेंट से सेक्शन बनाया वो डिफेंड है। सिंपल बात है, 25 भी बनाए क्यों हैं, 25 भी बनाए क्यों हैं, बचाने के लिए ना, लैंडलॉर्ड को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए कि बेटा मैं हूँ, है ना, मैं हूँ, कौन है, लेजिस्लेचर, तू प्रॉपर्टी दे मैं खड़ा हूँ। और उसमें अगर इन्होंने हर बात पे ट्रायल अलाउ कर दिया, लैंडलॉर्ड कह रहे तुम धोखा कर रहे हो तुम मेरे साथ, मैंने टेनेंसी क्यों दी थी कि कल को मेरे को ज़रूरत हो तो फटाफट, अच्छा मेरे को ज़रूरत हो 14 मेरे को ज़रूरत है, बाकी किसी ग्राउंड पे नहीं आ रहा, ना तोड़ फोड़ पे आ रहा हूँ, ना सब लेटिंग पे आ रहा हूँ, ना अरियर्स पे आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे को ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी की। देखिए अंतर देखिएगा, अरियर्स में आपको ज़रूरत है प्रॉपर्टी की, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कह रहा है रेंट तो क्लियर करार तो रहे हैं लैंडलॉर्ड को बचाने के लिए। तो लैंडलॉर्ड को देखिए, जब ये क्या बोलते हैं, एक ये आपकी प्रोविज़न दे दी है, तो लैंडलॉर्ड थोड़ा तो सुख में है कि हर केस में ट्रायल नहीं शुरू हो पाएगा। लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि तू शांति में रह, प्रॉपर्टी दे यार तू आगे, और अगर तुमने प्रॉपर्टी नहीं दी, प्रॉपर्टी लिमिटेड है, ऐसे तो हम बैठे रह जाएंगे। अब आप कहेंगे आज के सिनारियों में तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए की रेंट है आज की। हाँ तो मैं 1958 में ही बैठा हूँ ना इवेंचुअली। आपको उस एक्ट को उस इंटेंट के लेंस से देखना पड़ेगा कि ये लॉ बनाया क्यों गया था, अंडरस्टूड, ठीक है। चलें आगे। लीव टू डिफेंड, द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोविजन लाइक लीव टू डिफेंड इज ओनली टू find out frivolous uncontestable cases at the initial stage, not to eliminate other classes of cases. ये देख अभी तक लगी हुई, कह रहा है पैसे निकलवा के छोड़ूंगी कह रहे आ जाओ पैसे निकलवा के छोड़ूंगी। हम तो कहीं पोस्टर भी नहीं लगाते, कभी कभार मुझे डाउट आता है इस बात पे कि मैं कहीं गलती खा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम तो बिल्कुल ही नहीं करते। सर आपका नाम ऑलरेडी काफी है। है मेरे को तो खुद ही नहीं पता याद रखना, आपको 2 लाइन बताता हूँ। एजुकेशन एंड फूड इज़ अ वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस। आप जितने मर्जी पोस्टर लगा लो, मुखर्जी नगर में छतरियाँ लगा दो, ऑटो के पीछे वो टायर पे कवर चढ़ा दो, कुछ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल एक आदमी आपको बोल दे वहां चले जा, वहां ठीक है। हाँ क्या हुआ, तुम इतने गम में क्यों आ रही हो, क्या हो गया? फिर वो ऑफलाइन के लिए आया हुआ था। अच्छा, तो बोले मैं तो शिफ्ट भी हो गया सुभाष नगर में, तो 20 दिन हो गए। अच्छा फिर तो मैं तो आप ही तो उसको बोलो नहीं तो किससे, आपके यहाँ से मैंने तो डिसाइडेड है, मेरा तो जुडिशरी भी यहीं से करना है। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं सर? उसको बोलो ला पैसे दे कह रहे बाद में बात करिए, उसको बोलो ला पैसे दे दो, चलो फिर ऑनलाइन ही कर रहा हूँ मैं। उनको बोलो डन हो गया, ऑफलाइन नहीं होगा उनको बोलो ऑफलाइन नहीं होगा।
पिछली बारी 60-70 लोग थे CUET PG बैच में और केवल 15 लोगों ने रिजल्ट प्रोड्यूस करा। मेरा दिल ही उड़ गया। उसका कारण क्या है? मैथ्स नहीं आती। और देखिए मैं आपको यकीन मानिएगा, सच बात बताऊं, मैं चाहे 1 साल लगा दूं इनमें मैथ्स करने में, जिसको मैथ्स नहीं आती ना स्कूलिंग लेवल पे, मैं क ख ग से पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ क ख ग से, लेकिन टाइम लगेगा और टाइम लगेगा मैथ्स पकने में बिफोर यू कैन क्रैक कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ मैथ्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल ऑफ मैथ्स। अच्छा, उसमें अगर मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, टाइम के साथ फीस बढ़ जाती है, फीस उतनी कोई देना नहीं चाहता है। अच्छा, फीस कम कैसे होगी? 1500 लोगों का बैच, वो जो SSC कोचिंग, वो जो बड़े बड़े जो हॉलों में जो होती है, उसके अंदर आपकी वॉल्यूम्स हैं तो यू कैन चार्ज लेस फीस। अब इसके अंदर मैं क्या ही लेस फीस चार्ज करूँगा? सिंपल बात है। अच्छा, फिर आप कहेंगे नहीं आप महंगा आदमी है, महंगा आदमी है फिर रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। अब ईश्वर की कृपा से चलो NLSAT में रैंक 1 आ गई, 22 में भी आई थी, 24 में भी आई थी, बट वो ईश्वर की कृपा है, मैं बता रहा हूँ। मेरे एज सच ठीक है थोड़ा बहुत योगदान होगा, बट दैट इज ऑन टू द स्टूडेंट। नाउ नोबडी रियलाइजेस कि इस साल की रैंक 1 वाज एन एक्स NDTV जर्नलिस्ट हु इज 27, हु इज कंपीटिंग फॉर सीट्स विद 21-year-olds। फर्क है, कॉग्निशन में फर्क है, एबिलिटी, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड में अंतर आ जाता है। अच्छा, ऊपर से आप यू हैव सब्सटैंटिव फील्ड का एक्सपीरियंस, उससे बहुत अंतर आ जाता है आपकी एस्से राइटिंग में। आप ऑलरेडी जर्नलिस्ट हो भाई, फर्क नहीं आएगा। अब मैं तो देखो डंबल लेके कहूँगा रैंक 1 इधर से, सच्चाई ये है कि उस स्टूडेंट में बहुत बहुत मतलब अंतर है उस स्टूडेंट में। अच्छा, वो आके मतलब नो ऑफेंस टू हर, लेकिन वो आके कह रही है कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आपको और उन्होंने निकाला सेकेंड अटेम्प्ट में, पहले में वो भी नहीं निकाले थे, उन्होंने निकाला सेकेंड अटेम्प्ट में, अंडरस्टूड। लेकिन अब ये एडवाइस जब एक 21 साल का आदमी सुन लेता है तो वो कहता है टॉपर बोल रहा है तो ओके है, ले ले। अब मुसीबत, अरे भैया टॉपर बोल रहा है 27 साल की उम्र में एज एन एक्स जर्नलिस्ट, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। DJS में 32 है एज लिमिट। Let us say that you are in practice for 6 odd years. Let us say that you have good schooling and you have good understanding and you have practiced post college for 6 odd years and at the age of 30 आपने एक अटेम्प्ट दिया और निकल गया। आपको नहीं होगी तैयारी की ज़रूरत, शायद आपको नहीं होगी, दूसरे को है, दूसरे को है। और दूसरे की ज़िंदगी जब ये नहीं समझ में आता भाई 25-20, वो कह रहा नहीं मेरे को तो आ गया, 6 साल लगाए तूने तब आए तेरे को 6 साल, यू प्रैक्टिस्ड, अंतर है। तो इसीलिए किसी का भी जब आप ज्ञान अप्लाई करें ना अपने ऊपर, जैसे गोरों का लाइक फॉर एग्जाम्पल, गोरे कह रहे हैं शादी मत करो, वो गोरे कह रहे हैं, आपको करनी है आप करिए, अगर आपको लगता है कि आपको सूट करता है तो आप करिए, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, और किसी को नहीं सूट करती भाई मत कर, ये फॉर्मूला है ही नहीं। And each one of you is unique, configured differently and strengths अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की मैथ्स, आप में से भी मैथ्स शानदार हो सकती है, आप सोते हुए CUET निकाल देंगे आज की डेट में, और जिनकी नहीं है कर ले, साल भर लगा ले, नहीं निकलता। ठीक है जी, चलें आगे। Not to eliminate other class of cases which require adjudication after contest. In other words, if there be no conceivable contest, अब मैं क्या बोलने वाला हूं? In other words, if there be no conceivable contest, there will be no trial. वहीं पर खत्म कर दो, है कि नहीं? क्या कह रहा है वो, सुभाष नगर में क्या शिफ्ट हो गया वो? उसको बोला सीट बुक कराई तुमने? कराई थी? तो पेमेंट वगैरह कर ही लूंगा ना मैं अभी। थैंक्स। मेरा अब किसी पे भरोसा नहीं जब तक वो पैसे नहीं देता। कह रहे पैसे देंगे बात करेंगे। कह रही प्रेम और प्यार की बातें, जीवन में टाइम निकल गया है। कंसीवेबल कॉन्टेस्ट पॉसिबल, द लिटिगेशन हैज टू बी निप्ड इन द बड। मेरी एक बड़ी क्लोज फ्रेंड है, तो क्या बोलते हैं, तो अभी उन्होंने सोनम कपूर के देवर के रिश्ते को मना करा।
ये स्कूल टाइम से फ्रेंड है, तो सोनम कपूर के देवर हो गया तुम्हारा, हो गई आहूजा को रिश्ता मना कर दिया। एलीट फैमिली से आ रही हैं, मतलब वो भी हाइपर अमीर हैं, हाइपर अमीर ही हाइपर अमीर के वहाँ जाएंगी। तो अभी वो दीदी किसी और से बात कर रही थी, मैं कहा तू क्या करती रहती, करना कराना तूने कख नहीं किसी के साथ कुछ भी। तो वो कहते वेले हैं, बात करने में ठीक लग रहा है, करना ना हो तो क्या हो गया। मैं कहा जब तूने उसको मना कर दिया तो किसी को भी मना करी, कह रही तुझे समझ नहीं आता, मेरे को करनी ही नहीं है। सिंपल फंडा है। अब बंदे ने ठान लिया है तो अच्छी बात है। तो अब ऐसे बंदे ने ठान लिया, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि इसको क्लैरिटी है कि मैं ओके हूँ। लेकिन अगर कोई बेचारा कंफ्यूज्ड है, फिर आपने किसी को फ्रेंड जोन कर दिया 3 साल बेचारे का टाइम लगवा कर, अब आप धोखाधड़ी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये लोग बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग ड्रामा कर रहे हैं जस्ट फॉर फिजिकल रिलेशनशिप्स एंड सेक्स। पीपल डिस्ट्रॉय ईच अदर। और अगर सामने वाला सेंटी आदमी हुआ ना, मतलब आदमी या महिला दोनों, जेंडर रिस्पेक्टिव, यू हैव मर्डर्ड देम साइकोलॉजिकली, यू हैव मर्डर्ड देम। इसीलिए क्लियर रहिएगा, डेटिंग कैन ओनली एंड इन 2 things. Either it ends up in a breakup or it has to end up in marriage. You don't want to do either. Do not enter into these waters. और ये मैं आपको प्रेप वाइज इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप प्रेप के लिए सीरियस हैं, ये तमाशा प्रेप के साथ मत कर लेना। पता चले पीछे गाना चल रहा है जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए और आगे आ रहा है 25B, कह रहे ना 25B में कुछ हुआ हमारा। निप इट इन द बड, यहीं पे रोकिए इसको। प्रेप के साथ ये ड्रामाबाजी नहीं करना। आई नो ऑफ वन कैंडिडेट, वन फ्रॉम माई ओन बैच, हु वॉज वेरी वेरी कॉम्पिटेंट टू क्लियर द DJS। फीमेल थी, अगेन हाइपर सेंसिटिव, हाइपर इमोशनल। 2 बार अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। एंड हर ओनली रीजन वॉज बिकॉज शी वेंट थ्रू द अगलीस्ट ब्रेकअप ऑफ हर लाइफ, जिसके साथ शादी ऑलमोस्ट सेट थी। एग्जाम से करीबन 6 महीने पहले ये क्रियाक्रम हो गया, पेपर डूब गए। यह आप ना करिएगा, ये ना करिएगा। ऑफ कोर्स थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल व्हाटएवर, बट इफ यू सी दैट शिप, it can sink up your attempt. If it sinks your attempt, it sinks your ears. If it sinks your ears, remember this, it is not merely a ear, it is a portion of your life of peak youth. Secondly, it can kill you psychologically. ये ड्रामा मत करना, पेपर के साथ मत कंबाइन करना। सिलेक्शन होने के बाद तो वैसे ही आपकी काफ़ी तो लीव टू डिफेंड वाले लोग काफ़ी अलग हो जाएंगे, कह रहे हटो तुम गरीब। अब हम दूसरी ग्रेड के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। पेपर क्लियर हो गया है ना आपका। एक DJS में जज है, अब मैं कैमरा पर तो नाम नहीं ले सकता, अभी मेरी बैच का है, उस बेचारे को कोई थूकता भी नहीं था, DJS निकालते ही उसकी शादी हो गई। मैं कहला शक्ल देखिए इसकी, शक्ल देखिए अगले की, अब नाम लूँगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, क्लासिक केस लॉ, प्रिसिशन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस प्रेमा देवा निरंजन देवा तयाल 1982, 3 SCC 270। आई थिंक ये मैंने आपको निकाल के दिए, आई थिंक ये वाली मैंने आपको पकड़ाई हुई है, तो देख ले एक बारी ऊपर से पढ़ना। अच्छा, इसमें लिखा हुआ था, और इसमें वैसे भी लिखा हुआ था, ऑर्डर 37 रूल 3 CPC इज एनालॉगस विद लीव टू डिफेंड अंडर DRC। सो ऑर्डर 37 एंड DRC, ये जो 25 भी है ना, प्रीटी मच सिमिलर स्टफ है। समरी भी ऐसी ही होती है, क्विक कह रहे जल्दी बता क्या क्या होने वाला है, फटाफट खट डिसीजन देंगे। ऑर्डर 37 पे फिक्स्ड है क्वेश्चंस, वेदर इन प्री वेदर इन मेंस फिक्स्ड है। मतलब ऑर्डर 37 आपको शानदार तरीके से तैयार होना चाहिए, आपका इंजंक्शंस बहुत शानदार तरीके से तैयार होनी चाहिए CPC में। दीज लाइक ऐसे बड़े सारे टॉपिक्स हैं, कॉज ऑफ एक्शन लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत शानदार तरीके से आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, चलें आगे। विद लीव टू डिफेंड अंडर DRC। ठीक है, चलें जी, चलो। In case the tenant disputes service, his remedy is to seek setting aside the order of eviction on that ground. In case the tenant disputes service of what? Summons, लड़ सकता है इस पे, service of the summons. His remedy is to seek setting aside the order of eviction on that ground. Order of eviction on that ground. मतलब एविक्शन ऑर्डर तो पास हो रहा होगा, राइट? उसे पता चला है कि एविक्शन ऑर्डर आ गया है। कैन यू देन सी, यस,
कहे मेरे को कब मिले समन्स, मेरे को तो मिला ही नहीं। टीजेएस मेंस का इस साल का क्वेश्चन फॉर 10 मार्कर, यही तो वो कह रहा था, मेरी बीवी इलेक्शन ड्यूटी पे, मैं अस्पताल में, मेरे को तो मिला ही नहीं जी समन्स, आपने कैसे एविक्ट करा दिया जी मुझे। अंडरस्टूड क्वेश्चन है, कैन यू चैलेंज इट? ऑफ कोर्स, अगर समन नहीं मिले तो पूरा 25B कोलैप्स नहीं हो गया, तो नेट आप क्या ग्राउंड पेश करेंगे कि सर यू डिडंट फॉलो 25B, यू सेड यू विल गिव समन्स बट यू आर अनेबल टू सर्व समन्स। इफ यू आर अनेबल टू सर्व समन्स, हाउ डिड यू पास एन एविक्शन ऑर्डर अगेंस्ट मी? अच्छा, और मान लो क्वेश्चन में 14(1)(c) लिखा हुआ है, कह रहे भाई साहब है ही नहीं वो ग्राउंड, उसके लिए तो पूरी अपील वपील है। अंडरस्टूड, ठीक है, चलें आगे। 25B(8), no appeal or second appeal shall lie against an order for the recovery or possession of any premises made by the controller in accordance with the procedure specified in this section, provided that the High Court may, for the purpose of satisfying itself that an order made by the controller under this section is according to law, call for the records of the case and pass such order in respect to thereto as it thinks fit. No appeal or second appeal shall lie against an order for the recovery or possession of any premises. Recovery of possession of any premises, कौन लगाया ये? टेनेंट। यू वांट टू रिकवर पोजेशन, ठीक है जी, अच्छा, मेड बाय द कंट्रोलर, ओके। देखें आगे, केस लॉ का नाम लिखना, हरिशंकर वर्सेस राव गिरधारी लाल चौधरी। सर जैसे आपने कल करवाया था हाई कोर्ट वाला 25B का जो पिटीशन था, उसमें भी जैसे हो चुका था, कंट्रोलर ने तो दे दिया था कि इसको वापस लो, उन्होंने रिवीजन जैसे डाला है उसमें। हाँ, रिवीजन डाली, तो कोर्ट उसमें जैसे उसमें बोला कि अपील इज डिसमिस्ड, अब वो अपील कहते थे कि स्टैंड्स, तो फिर क्या वापस फिर तो ये रिवीजन नहीं मानी जाती, तो अपील ही हो जाती ना एक तरीके से। ग्राउंड अलग होंगे, कॉम्प्लेक्स मामला है, खैर अभी यहाँ पे लिखो, करेंगे उसको डिस्कस। हरिशंकर वर्सेस राव गिरधारी लाल चौधरी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन अपील एंड रिवीजन इज अ रियल वन, लिखते चले जाओ। The distinction between an appeal and revision is a real one. A right to appeal carries with it the right of rehearing on law as well as fact. Unless the statute conferring the right to appeal limits the rehearing in some way. मैं और जूम इन कर देता हूँ, ऑनलाइन वालों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। बताओ, लोग हमारे यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और हम कह रहे हैं हम बैच नहीं कर रहे। अगर मेरा बनिया बॉस होता ना, मुझे मार डालता। अरे पैसे छोड़ रहा है तो हिम्मत कैसे हुई थी? The distinction between an appeal and revision is a real one. A right to appeal carries with it the right of rehearing on law as well as fact, unless the statute conferring the right to appeal limits the rehearing in some way. ठीक है? The power to hear a revision is generally given to a superior court so that it may satisfy itself that a particular case decided according to law कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है, नहीं? मैंने इतना काम करा है कि मैं थक गया, मैंने स्क्रीनशॉट ही ले ली। मैं क्या छोड़ू। The power to hear a revision is generally given to a superior court so that it may satisfy itself that a particular case decided according to law. The phrase according to law in section 35 of the Act refers to the decision as a whole and is not to be equated to the errors of law or of fact simpliciter. All that the High Court can see is that there has been, ये भी पागल ही होते हैं, that there has been no miscarriage of justice and the decision is according to law in the sense mentioned. हाँ बिल्कुल, क्या हो गया? फोटो खींच ले, आलस आ रहा है तो हैं? अच्छा, मार्क करा दिया था तो मैं पटाखे जला रही थी कि ओहो बच गए। वो तो मैं वेला था तो मैंने ऐसे ही मार्क आउट कर दिया कि मैं यहाँ तक पढ़ चुका हूँ। अब जब ये अपने घर पे बताएगा कि मैं शिफ्ट हो गया, अब वो कोचिंग वाले बैच नहीं चला रहे, इसके माँ बाप की प्राइमा फैशी क्या एजम्पशन होगी? झूठ बोल रहा है। प्राइमा फैशी यही होगी कि झूठ बोल रहा है, फिजूल में दिल्ली गया था,
पैसा भी ख़राब कर दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिला दिया, दिल्ली में बारिश भी होती है, बेसमेंट भी भर जाती है। कह रहे एक तो हमने अपने बच्चे को वहाँ भेज दिया, अब ये कह रहा है कोचिंग वाले मना कर रहे हैं। ये तो ईश्वर की बहुत कृपा है कि हम लोग किसी बेसमेंट में नहीं बैठे हुए, नहीं तो अभी तक तो बंद हो जाते। इन्होंने वाकई में, आपको पता है, 240 नहीं 128 सेंटर सील कर दिए हैं। पूरी राजेंद्र नगर इस टाइम पे बंद पड़ी हुई है। तो क्या करेंगे जिनकी क्लासेस यूपीएससी मेंस है 20 सितंबर को, मर गए सारे के सारे। पता नहीं 15,000 का प्रीलिम्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, मर गए सारे के सारे। बहुत दिक्कत में है स्टूडेंट इस टाइम पे। दिस इज अ बैड ईयर टू बी इन एजुकेशन। ठीक है, लिख लिया। मुझे लग रहा था 1.5 घंटे की क्लास होगी, कि इसमें है ही क्या, आज 10 पेज ही तो थे। चलो 7वां तो हो गया। चले जी। चले, डन है। चलो जी, कहाँ पहुँचेंगे बीर जी? S35 ऑफ द एक्ट। अभी तो तुम्हें 4-5 लाइनें पड़ोसी से लेना। अकॉर्डिंग टू लॉ इन द सेंस मेंशन्ड। चलो जी, अपील देखो, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड लॉ दैट कैन लीड टू अ रीट्रायल। अपील्स कैन बी बेस्ड ऑन ग्राउंड सच एज एरर्स ऑफ लॉ और फैक्ट और अ रिक्वेस्ट टू री एग्जामिन एविडेंस। They offer broader remedies such as acquittal, reconviction, basically criminal side पे चला गया। Appeals can only be filed within a time limit. Done है? ठीक है। हाँ, और क्या मतलब, क्या जोक लग रहा है तुम्हें? हाँ? नहीं, केस के आगे है, केस तो ख़त्म है। कह रहे लिखना नहीं, मैंने तो ऐसे ही बस शो के लिए दिखाया था तुम्हें। मेरा लिखने का मन बंद कर दिया तो मैंने सीधा कॉपी पेस्ट मारी। मैंने कहा छोड़ परे। मेरी एप्पल पेंसिल की बैटरी आउट हो गई थी इस टाइम पे, तो मैंने कहा चलो एप्पल वालों ने बतेरे पैसे ले लिए मेरे से, मैं खुद ही काम करता हूँ। तो लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है कि हमारे यहाँ अब जुडिशरी की क्लास हो रही है। कोई पूछे तो बता देना, पता चले। मैंने वो वाला बैच भी बंद कर दिया, यहाँ कोई और आया नहीं। कह रहे बिन बारिश सीलिंग हो गई। कह रहे वो तो बंद कर दिया उन्होंने काम। कह रहे उनसे ग्रेव एरर ऑफ लॉ हो गई थी एट फैक्ट, कि उन्होंने दोनों साइड से दरवाजे बंद कर दिए। बहुत रिस्की मामला है ये। हाँ, वर्षा चौबे, अच्छा तुम्हारे बैच वाली, उनका पहली बार भी क्लियर हो गया था। उनके वो ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं था ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी से थी। हाँ, वाह, ऐसे ही बोलने को है। जब तक फीस नहीं जमा होती तब तक कुछ नहीं है, तब तक सब प्रेम की बातें हैं कि हाँ हम साथ देंगे। हैं, रेफरल लाई। दिव्या को हम कूपन देंगे। अपील्स कैन बी बेस्ड ऑन ग्राउंड सच एज एरर्स ऑफ लॉ और अ फैक्ट और अ रिक्वेस्ट टू री एग्जामिन एविडेंस। आप जितने मर्जी पोस्टर छाप लीजिए, जब तक रेफरल नहीं है तब तक कुछ नहीं है। मैकडॉनल्ड्स का हाईवे पे जब आप जाते हैं, एम ढूंढ के एकदम से गाड़ी रोक लेते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ शानदार से शानदार ढाबे निकल जाएंगे जस्ट बिकॉज यू जस्ट नोबडी टोल्ड यू अबाउट देम। और यही एक इंस्टाग्राम पे रील डाल दी, इट इज अ हिडन जेम ऑन दी सोनीपत हाईवे। ला, आधी जनता वहाँ खड़ी है और वहाँ जाके पहुँच के कह कट गया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता है ढंग का। इंस्टाग्राम पे तो अच्छा, तो लोगों ने, कोचिंग कैसे चलती है? कोचिंग 2 तरीके से चल सकती है।
कोचिंग चलती है यही ऐसे वर्ड ऑफ माउथ, लाइक दिस इज़ अ वेरी स्लो बर्न प्रोसेस, तो ठीक है वी हैव ऑप्टेड फॉर दिस। हाउएवर कोचिंग दो तरीके से चल सकती है। कोचिंग चलती है, एक तो किसी की रैंक आती है तो उससे 100 एडमिशन हो जाती हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस में कहते हैं, जो कि बड़ी बेतुकी बात है लेकिन है। अच्छा, सो देन यू कैन वेट फॉर अ रैंक, और ऑल्टरनेटिवली यू कैन बाय वन। सिंपल बात है भाई, दो ही तरीके हैं ना, आइदर यू वेट फॉर अ रैंक विच इज़ अ जेन्युइन, और यू कैन बाय वन। सिंपल है। इफ़ यू बाय वन तो आप उसको, जो कि एक एक्स स्टूडेंट ही है, पैसा वैसा पकड़ा देते हो बढ़िया तरीके से, और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या करते हैं जब, लेकिन उसके बेसिस पे अगर आपके सेंटर पे कोई आ गया, मान लो एडमिशन उसने ले ली, उसको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि बेकार है, क्योंकि आप क्वालिटी तो जस्टिफाई नहीं करा पाओगे, राइट, और आप खत्म हो, क्योंकि वो एक आदमी 5 को बोलेगा कि यहां मत आ जाइए, और वो चेन रिएक्शन, और वो 5 अगले 5 को बोलना शुरू करेंगे, और जल्द आप कोलैप्स कर जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बेवकूफ़ों को ये समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या। दे अलाउड एवरी टॉम डिक एंड हैरी टू बी अ टीचर, एंड दैट किल्ड द एंटायर थिंग। और क्वालिटी वाला आदमी या तो काम करेगा नहीं, अच्छा वो पढ़ाएगा अपने पेस पे, वो कहेगा जल्द हर रोज़ लाइव क्लास ले 4 से 7 और कर, नहीं है, टीचर्स नहीं है। टीचिंग इज़ अ वेरी नॉन ग्लैमरस प्रोफेशन, यू नो, पीपल जस्ट डोंट look up to it as such. So nobody good wants to sign up for it. मैंने लॉ एंट्रेंसेस इसलिए ज़्यादातर छोड़नी चाहिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब लोग AI वे यूज़ करके पेपर्स काफ़ी आसान हो गए हैं वहाँ पर, तो हर कोई करा लेता है। आई वाज लाइक मेरे को इनके साथ नहीं बैठना, भाइयों के साथ। आपके फर्स्ट ईयर में कितनी कोचिंग खोल लेते होते थे, DUL भी जैसे ही क्लियर करते थे फर्स्ट ईयर में ही, ले आओ 500 रुपये पेटीएम, कुछ भी करा दो, और एंड में कहते हैं हमारे यहाँ से रिजल्ट आए। A more limited review that focuses on procedural and jurisdictional correctness, revisions allow the higher court to examine the legality and propriety of the lower court's order with the goal of correcting jurisdictional errors or illegalities. Revisions don't necessarily change the factual findings of the case, and there is no time limit for filing a revision as long as it's done with a reasonable time period. ये जनरल है बाय द वे, बेसिकली दिस इज AI जनरेटेड। मैंने कहा चलो AI से पूछ के देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड अपील। मैंने कहा अच्छा लिख के दिया है इसने, इसी को उठा लो, ठीक है, चलें आगे। ये और बेटर क्लियर हो जाएगा CPC से। ये जो सारा काम है, जब हम CPC अभी खोलेंगे तभी अगला सब्जेक्ट CPC रखा है, क्योंकि अब CPC का टाइम आ गया है, तो अब ये और बेटर हो जाएगा CPC से। जो मैं आपको 25 के काम ग्रुप पे काम दूंगा वो आपने करने हैं, ठीक है, वो आप साथ साथ करते रहेंगे। अब आप एग्जाम मोड में हैं, ठीक है। एक्स पार्टी ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ सब्सटीट्यूटेड, ये अलग पॉइंट है। एक्स पार्टी ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस बाय पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, ये क्या है? सब्सटीट्यूटेड सर्विस क्या होती है भाई? मेन सर्विस से एंसिलरी, राइट? सब्सटीट्यूटेड सर्विस बाय पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। कृति कहाँ रहेगी आज? कल बारिश में क्या झूम रही हूँ मैं। एक्स पार्टी ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस बाय पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। समीक्षा ने तो आना ही बंद कर दिया, पता नहीं वो कहाँ है, कोई टच में है उससे? अच्छा जी, और जो 2-4 बंदे थे वो बनारस सर तो आएंगे अभी बनारस से बाद में, और कोई है जो छूट रहा हो? घर में तो शुरू से ही एंसिलरी मतलब प्रेजेंस ही है उसकी, पता नहीं वो क्या क्या सोच रही है जीवन में। एक वो अभिनंदा जी आई थी, वो भी नहीं आ रही हैं। लोग कहते हैं कोचिंग का सक्सेस रेट क्या है? इस कोचिंग का सक्सेस रेट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एज वेल। सामने वाला ही एफर्ट डालने को राजी नहीं, मैं क्या कर लूँगा?
मैं 25B पढ़ाते रह गया, या सॉरी कोई प्रीलिम्स में मतलब आपको ऑप्शन सी मार्क करना चाहिए था, आप डी मार्क कराए, और मैंने पूरा साल लगाया हुआ है, विराट कोहली 0 पे आउट हो गया, बताओ इसमें कोच की गलती थी? नहीं। वाई डज अ बैट्समैन नीड अ कोच एनी विच वे? इट इज़ अ बोथ टू वे प्रोसेस। ओलंपिक्स में सारा टाइम कोच ही तो पीछे खड़े हैं, जबकि क्या उसको बैडमिंटन नहीं खेलना आता या उसको कुश्ती नहीं करनी आती इतने टाइम बाद? नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही ने देनी है जाकर। मुसीबत, और उस दिन वो दिन कैसा है, जैसे वो नीरज चोपड़ा उस दिन कह रहा था भाई साहब आज दिन नहीं था, यही था ना। ओवरऑल जब आप मतलब आप देखते चले जाइएगा आपकी ज़िंदगी में, और मुसीबत सारी यही है कि वो जो दिन लाइक जिस दिन आपका पेपर होगा वो दिन ही मैटर करता है। तो उस दिन पे क्या परफॉर्मेंस निकलती है वो प्रभु इच्छा है, लेकिन उससे पहले ये हमारी इच्छा है कि हम यहाँ बैठ के पढ़ें। और मेजॉरिटी जनता सेल्डम, मतलब मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, सेल्डम डू आई गेट गुड स्टूडेंट्स जिनके मुझे पता है कि हाँ भाई ये मेरा साथ देगा और निकालने की हिम्मत रखते हैं। एंड दैट आई कैन सी फ्रॉम सीरियसनेस, फ्रॉम अटेंडिंग क्लासेस, फ्रॉम डूइंग अ लॉट मोर थिंग्स, पता चल जाता है। इतना एक्सपीरियंस है। देखिए 2019 से मैं पढ़ा रहा हूँ नेट ऑफलाइन, 2019 से आई बिन टीचिंग, एंड बिफोर यू गाइज आई वाज टीचिंग स्पेशल किड्स इन अ स्पेशल स्कूल विच माई मदर ओनली रन्स, बट मैं इकोनॉमिक्स 10th 12th की और बाकी सब कराता था। तो टीचिंग एक्सपीरियंस अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि मोस्टली पता रहता है कि कौन क्या करने की कैपेसिटी रखता है। हाउएवर आपको उतना ही एफर्ट डालना है जितना मैं कहूँ देखो मैं तो 4 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, मैं ये सब लिख के ला रहा हूँ, ओहो मेरी पीठ टूट गई, ये वो फलाना ढमकाना। नहीं, आपको भी तो उतना ही करना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो मुसीबत यह है कि मेरा ये जो करा धरा है इस पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पानी फिरेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए फिर भी काम आ जाएगा। भाई ज्ञान तो ज्ञान है, ठीक है जी। कैन बी सेट असाइड अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 सेक्शन 151 ऑर्डर 37 रूल 4 CPC। CPC का ईयर बोलो, रजिस्ट्रेशन का ईयर बोलो, SRA का ईयर, HMA, SMA, ठीक है ना सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन 50, और 2 डेट्स बोलो। 1949 तो कौन सी 1949 क्या, और हैप्पी बर्थडे बोलो, जून 5, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है जी। 24 अप्रैल 1973 बोलो, केशवानंद भारती। अच्छा, और 24 अप्रैल वैसे बोलो, नेशनल पंचायती राज डे। 8 मार्च बोलो, विमेंस डे। 10 मार्च बोलो, ठीक है जी, ठीक है, वेल डन। ऐसे ही रट्टे मोड में रहेंगे हैं। मतलब ऑर्डर 37 रूल 4 जो है इट इज़ एनालॉगस, मतलब सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे 25B में चल रहा है, सेम थिंग जो समरी में वहाँ है, दिस इज प्रीटी मच द सेम थिंग जो यहाँ पर। कंट्रोलर हैज़ नो पावर टू कंडोन द डिले ऑफ 15 days इन सीकिंग लीव टू डिफेंड। ये ऐसा कई जजमेंट में बोला जा चुका है। 15 दिन के अंदर कह रहा है आइया। लेकिन अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल कई जजमेंट में बोला जा चुका है, बट अगर इफ द फैक्ट्स ट्रूली से कि टेनेंट नहीं आ पाया, आप अलाउ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, करा देना यार, करा देना। नहीं तो वो हायर कोर्ट से ले आएगा, करा देना। क्योंकि मतलब अगर लग रहा है ना कि ठीक है, देख मैं एज ऑलवेज आई रिमाइंड यू व्हाट लॉ इज, इक्विटी एंड इंटेंशन, दैट्स इट। अब यकीन मानिएगा कानून यहीं से शुरू होता है और यहीं ख़त्म हो जाता है। इक्विटी इंक्लूड्स नेचुरल जस्टिस। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दीज 2 कॉन्सेप्ट्स, लॉ इज़ नॉट फिजिक्स कि 500 न्यूमेरिकल लग रहे हैं, यही है। और ये इसी 2 वर्ड्स को हमने कोडिफाई जब करा है, तो इन सेक्शंस, ऑर्डर्स, रूल्स सब में बस यही है कि न्याय हो। जहाँ पे ये मिसिंग है तो न्याय करा दो, अपनी इक्विटी, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड फेथ एंड कॉन्शियस, आपको न्याय करवा के देना है किसी ना किसी को, ठीक है जी। अपील टू द ट्राइब्यूनल, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर मेड अंडर दिस एक्ट ओनली ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ। ये तो हम सब कुछ कर ही चुके हैं। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड नो अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर मेड अंडर सेक्शन 21 एज वेल। व्हाट वाज 21? चेक, लैंडलॉर्ड वो वाला है ना, क्योंकि अगर इसमें मैंने अपील लगा दी ना फिर लैंडलॉर्ड भाग जाएगा। देखना
लैंडलॉर्ड को बोला था ना कि तू अगर लिख के दे दे तेरे को इतने टाइम के लिए प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और अगर उसमें मैंने अपील दे दी तो फिर तो रीट्रायल हो तो लैंडलॉर्ड कहेगा भाई साहब आप तो बहुत ही शानदार आदमी नहीं हो, है ना। अच्छा ठीक है, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर मेड अंडर दिस एक्ट ओनली ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ टू द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ वन पर्सन ओनली, ये सब हम कर चुके। अच्छा, प्रोवाइडर ट्राइब्यूनल मे एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 30 days इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट द अपैलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील इन टाइम। ये भी ठीक है, आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़वाई दिया। ओके, दिस इज डन। ओके, आ जाओ सेक्शन 44 पे। बाकी सब कुछ वो होटल लॉजिंग वाला बेकार है चैप्टर, हटा दो, सीधा इधर आ जाओ। Landlord's duty to keep the premises in good repair. Okay, every landlord shall be bound to keep the premises in good and tenantable repairs. If the landlord neglects or fails to make within a reasonable time after noticing in writing any repairs which is bound to make, the tenant may make the same himself and deduct the expense of such repairs from the rent or otherwise recover them from the landlord. या तो रेंट में से डिडक्शन कर दो या रिकवर कर लो। रिकवर कैसे करोगे? मनी सूट लगा दो। ठीक है, provided that the amount so deducted recoverable in a year shall not exceed 1/12 of the rent payable by tenant of that year। अगर प्री में डीआरसी आ रही होती तो क्या होता? 1/12 का एमसीक्यू था। ओके, where any repairs without the premises are not habitable or usable except with undue inconvenience are to be made and the landlord neglects or fails to make them after notice in writing। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? नोटिस चाहिए टू लैंडलॉर्ड कि ये काम करने वाले हैं। The tenant may apply to the controller for permission to make such repairs himself and may submit to the controller an estimate of the cost of such repairs, and thereupon the controller may, after giving the landlord an opportunity of being heard and after considering such estimate of the cost and making such inquiries as may he consider necessary by an order in writing, permit the tenant to make such repairs। तो नेट वही घूम फिर के जैसे पहले हमने प्रोसीजर करता, कंट्रोलर को बीच में इन्वॉल्व कर दो, पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई बदतमीजी डायरेक्ट करने की आपने कोशिश करी, if your matter and premises are under the DRC, आप फंसेंगे, राइट। तो क्या करा हमने? कंट्रोलर को बोला आप पैसे निकलवा दोगे, मैं रिपेयर करा देता हूँ। क्योंकि कल को अगर मैं इतनी रिपेयर करा दूंगा और मेरे पास रेंट देने के लिए नहीं हुआ, फिर आप ये मेरे को 14(1)(a) में पकड़ लेगा, अरियर्स ऑफ रेंट ड्यू हो गए जी। कंट्रोलर के पास चले जाओ, कंट्रोलर सुलझा देगा आपका मामला। अब आप कहें दूसरी कि जी ये प्रॉपर्टी की हालत इतनी ज़्यादा बदतर है कि रिपेयर कराए बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और कंट्रोलर तो अभी टाइम लेगा, हियरिंग का भी टाइम मिलेगी, डेट मिलेगी, पूरा प्रोसीजर है, तो क्या करेंगे? रिपेयर करा तो सर्कमस्टांसेस शो कर देना कि जी देखो इतने दिनों में तो ढह जाता जब तक आपके पास आ रहा हूँ। कंट्रोलर अलाउ कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा ये सिविल है एंड प्रोसीजर इज अ हैंड्स मेडन ऑफ जस्टिस। Procedure is meant to assist justice. Procedure will never ever overrule justice, not even in criminal side of things. Just because some provision of CRPC is not very strictly followed, doesn't mean कि इसको बाहर जाने देंगे हम। Procedure will only aid justice. And why does procedure exist? If procedure does not exist, the courtroom will fall apart. कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर है जी, अगर प्रोसीजर नहीं फॉलो होगा एवरीथिंग विल कोलैप्स इवन इन योर लाइफ। आपको नहीं माता पिता शुरू से समझा रहे सिस्टम डिसिप्लिन करो, इसको ऐसे फिक्स करो, क्यों? उन्हें पता उन्होंने तो करा नहीं और उनका बेड़ा गर्क हो गया और टाइम निकल गया। वो आपको समझाते हैं, आप कहते हैं वो गधा है। जल्द आपके नीचे एक और आएगा, वो कहेगा तुम गधे हो, और ये चक्र भी ऐसे ही घूमता चले जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे जिसके पास सिस्टम और प्रोसीजर नहीं है वो सब खत्म हो जाएगा, सारे के सारे। ठीक है जी, ओके। कटिंग ऑफ और विदहोल्डिंग एसेंशियल सप्लाई और सर्विस, बड़ा मजेदार सेक्शन है। कहता है नो लैंडलॉर्ड आइदर हिमसेल्फ और थ्रू एनी पर्सन पर्पर्टिंग टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। ये कौन है? नो पर्सन पर्पर्टिंग टू, गुंडा एजेंट गुंडा, ठीक है जी। shall without just and sufficient cause cut off or withhold any essential supply or service enjoyed by the tenant in respect to premises let to him। ये लेजिस्लेचर ने लिखा क्यों हुआ है सेक्शन? होता होगा। मोस्ट कॉमन वे टू एविक्ट अ टेनेंट इज बिजली पानी काट दो, है ना। अच्छा, आपको लगता होगा ये सिर्फ गुंडे करते हैं, आओ
अगर मिल जाए तो। टिन 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 टिन। तो वसंत विहार में जहाँ पे प्रिया है ना, वो प्रिया वाला जो कॉम्प्लेक्स प्रोमेनाड के पीछे ही बिजली पानी काट दिया था। Water supply has been discontinued. Other basic amenities have been hit at Air India colony in Vasant Vihar in a bid to put pressure on residents to vacate the colony. Those living have alleged. ये पढ़े लिखों का है। हुआ क्या, जब वो एयर इंडिया ये टाटा ने टेक ओवर कर लिया, सो दे वांटेड द ओल्डर पायलट्स टू बी आउट, क्योंकि नए वालों को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन देनी है। वो बैठ रखे हैं, निकल नहीं रहे। गैस व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? एसेंशियल सप्लाई का तो बिना बिजली पानी के कौन रहने वाला है? अच्छा, आप कहेंगे नहीं हम तो रहेंगे। कितने हो आप? 100 में से 20 लोग जो प्रेशर विद स्टैंड कर जाएंगे, 80 छोड़ के भाग जाएंगे। मेरे जैसा आदमी, मैं आपको कहता हूँ, सबसे पहले भागेगा कि मेरे को नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, कुछ और ऑल्टरनेटिव अपनी फैमिली के लिए ढूंढूंगा। लेकिन कोई सत्यवादी हरीश चंद्र जिसने लड़ना है, 80% प्रॉब्लम तो क्लियर हो गई। 20 वालों के साथ लड़ लेंगे, लिटिगेशन कर लेंगे, कम हो गई ना लिटिगेशन का प्रेशर। निकल नहीं रहा है तो जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। क्या चीज़? यहाँ पर लिखा है ना, नहीं, विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज मतलब इन द सेंस कि बिल ही, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं पे कर रहा, कोई पेनल्टी हो रही है, कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, अब तो जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज है ना। केवल इसको निकालने के चक्कर में थोड़े ना काट दोगे आप। मान लेते हैं कोई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जो स्पार्किंग कर रहा है, तो उसके लिए बिजली काटनी पड़ी कि ये तो प्रेमिसेस में आग लग जाएगी। अब जैसे वो टाटा एयरलाइंस वाला आपने केस बताया, तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं और साथ में फिर वो 14(1) में भी ये एविक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर वैसे देखें तो। लेकिन वो डीआरसी के अंदर मैटर ही आ ही नहीं रहा। आएगा नहीं, बट हाँ, तो अब पेटिशन वेट करके करेगा कौन? इतनी देर में प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। अच्छा, उन्हें भी पता है लिटिगेशन इज लॉन्ग। आपके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल ये हो रहा है। तो ये तो कंपनी है जो कर रही है, तो नॉर्मल लैंडलॉर्ड टेनेंट नहीं करते होंगे। मुबारक हो आपको, डीआरसी हुई है। ठीक है जी। अब जो 25 में अटैम्प्ट दे रहा है, मेंस के उठा क्वेश्चन और लिखना शुरू करो। टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, जो लिखना है लिखो। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि आगे क्या करना है। उसके क्वेश्चंस को समझना शुरू करें कि ये किस ट्रैक पे जा रहा है। ठीक है जी, वो वाला काम आप शुरू करेंगे। सीपीसी हम आ रहे हैं, मंगलवार को आपसे मिलेंगे। अगली क्लास ट्यूसडे को है। ठीक है, मंडे की राखी की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी थी, फ्राइडे को हमने छुट्टी मार ली, थर्सडे को गणतंत्र दिवस कह आज़ादी दिवस हो गया। अच्छा, कल क्या है? नहीं, आज क्या है? आज 14 है। अच्छा, कल है इंडिपेंडेंस डे। आज 14th पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मोदी जी ने अनाउंस करा था ना अभी पीछे। और अभी एक संविधान हत्या दिवस भी इन्होंने अनाउंस करा था अभी जून में, पता नहीं कभी। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, संविधान हत्या दिवस, क्योंकि सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर करा है संविधान हत्या दिवस इज नाउ सेलिब्रेटेड ऑन, चेक कर लेते हैं, 25 जून था जिस दिन इमरजेंसी इन्होंने आई थिंक लगाई थी, या 42nd अमेंडमेंट की डेट होगी। संविधान हत्या दिवस, ले लो। क्या नाम भी देखो अगलों ने क्या रखा है, ये लोग मुझे पसंद नहीं है, BBC वाला को खोलो। 25 जून प्री का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हिपोक्रेसी, वेल डन। दोगलापन लिखते हिंदी में रिपोर्ट कर रहे हो तुम। चलो, प्री का क्वेश्चन है, ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन आई थी, ये छोटी बात नहीं है, सरकारी क्वेश्चन है, सरकारी एग्जाम दे रहे हैं। प्री का स्टैंडर्ड सेट लीगल करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, ऊपर से संविधान पे हो गया क्वेश्चन फिक्स। सेक्शन 25B में जब कंट्रोलर मतलब मान लो डिफेंस स्ट्रक आउट नहीं हुआ और उसने एफिडेविट वगैरह सब फाइल कर दिया, जब सब अप्रूव हो जाता है कि उसने लीव टू डिफेंड भी ले ली, परमिशन ले ली, उसके बाद फिर कंट्रोलर मतलब ट्रायल चलेगा? केस पास ऑन करता है? नहीं, ट्रायल वहीं पे, ट्रायल वहीं चलेगा। कंट्रोलर हम ही माने जाएंगे उसके? हाँ जी, हम ही होंगे कंट्रोलर जो केस ओवरसी करते हैं? हाँ, बिल्कुल, आप ही परमिशन देंगे उसको और आप ही कहेंगे चलो अब शुरू हो जाओ। और अगर आपने परमिशन नहीं दी कि ये बेकार है, तुम डिफेंड नहीं कर पाओगे इस केस को, मुझे लग रहा है। तो बेसिकली द कोर्ट कंट्रोलर दैट दे आर रेफरिंग टू इज हम लोग जो हाँ, इसीलिए तुम्हें DRC पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये ड्यूटी लगा दी जाएगी। यूजुअली क्या होता है, लाइक आपकी सिलेक्शन के बाद आपको MM बना के ट्रैफिक चालान वालान आप काटेंगे और वो वाले सारे मैटर आप वहाँ से शुरुआत करेंगे अपने करियर की। फिर ये सब भी अब जैसे रोस्टर शफल आउट हो गया, अगर आपको रेंट के मैटर्स या कंट्रोलर बना दिया, फिर आपको सारा दिन बैठ, मेजॉरिटी केस आपके पास 14(1) ही और 25B(8) में ही आने, इसीलिए वो क्वेश्चन वहीं पे है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को उस तरीके से तैयारी करिए जिस चीज़ का वो एग्ज़ाम है। वकालत का एग्ज़ाम होता तो अलग अप्रोच थी,
ये वाला एग्जाम है, तो वो बेसिकली कौन सा कैंडिडेट चाह रहा है? Who has judicial mind and can apply the judicial mind, right? दूसरा और क्या चाह रहा है? जो रोजमर्रा के केस हैं वो इसको पहले से करने आते हो, वही पेपर है। तो 138 NI पे रोज का है, तो वो देखो वो वाले जो टॉपिक्स हैं ना वो ज़्यादा बेटर प्रिपेयर होने चाहिए, ना कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे 20 पेज का ऐसे लिख के बैठे हो। पहली बात तो मेंस में आ नहीं रहा, अंडरस्टूड। अच्छा NI में मान लेते हैं और कोई सेक्शन है, नहीं 138 NI तो अल्ट्रा स्पेशलाइज्ड होना चाहिए ना आपका। DRC होटल में बैठे हुए हैं, लॉजिंग रूम बैठे हुए हैं, स्टैंडर्ड रेंट, अरे छोड़ 14(1) और 25B को इतना पक्का करके रखें कि जौन सा मर्जी क्वेश्चन दे दे, फैक्ट्स ही तो चेंज होंगे, लॉ तो वहीं का वहीं है। तो लॉ की जो फिक्स्ड, ये अपील पे या ये रिवीजन पे, ये सब कुछ तो फिक्स जाएगा। क्लासिक केस लॉ फिक्स जाएंगे, सत्यवती वगैरह सब फिक्स्ड है, ज्ञान देवी आनंद सब फिक्स्ड है, वो सब पक्का हो, फैक्ट के हिसाब से मामला घुमा देंगे। वो कैसे होगा? वो जो हमने डिस्कशंस करी है, जजमेंट करी, मैंने आज 3-4 जजमेंट्स आपको भेजी, छोटी छोटी, एक बारी साथ निभाइएगा, साथ या साथ निभाना, जजमेंट पढ़िएगा अपने आप, ठीक है जी। मिलते हैं मंगलवार को। CPC कैरी करिएगा, CPC के लिए ब्रांड न्यू नोटबुक चाहिए होगी, ठीक है। फिर CPC और लिमिटेशन साथ में अब निपटाएंगे, उसके बाद जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट SRA, मोस्टली सिविल साइड खत्म, हिंदू लॉ मोहम्मदन लॉ तो बाद में करेंगे, देखेंगे IPC पे जाएंगे, IPC पे आई थिंक शेड्यूल में IPC है तो IPC कर लेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट SRA, हिंदू लॉ मोहम्मदन लॉ, सिविल खत्म। सुनो, भविष्य के बारे में हम बात नहीं करेंगे, चलो बंद करो।